बाजार का आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि बाजार मजबूत खुलने के बाद करेक्शन और करेक्शन के बाद उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार। क्या 11,200 के ऊपर बंद हो पाएंगे और क्या बैंक निफ्टी कमजोरी से संभल पाएगा? क्या रहेगा आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड और कैसे करें कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में तेज उतार चढ़ाव आज पूरे दिन देखने को मिला है, पर अब फिर से रिकवरी आ रही है। तो इस रिकवरी में आपको क्या करना चाहिए इंडेक्स पर और कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स अनिल जी से। सर, सबसे पहले तो बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या दिख रही हैं? शुरुआती बढ़त गंवाकर निफ्टी एकदम सपाट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 11,250 के करीब। ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी कमजोरी दिखाई, 450 अंक फिसला, अब 21,450 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बैंक, एफएमसीजी और फार्मा, ये तीन कमजोर कड़ियां हैं आज के सेशन की। जहां पर कल आपको अच्छी मजबूती दिखी थी, आज वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। और आईटी और मेटल शेयरों में आज खरीदारी का माहौल बना हुआ है, लेकिन यूरोप के बाजारों में 1% तक की कमजोरी है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे इस वक्त आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ये है इस वक्त का आखिरी 1.5 घंटे में जाने के पहले का इस वक्त का हाल बाजारों का। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आज सुबह सर आप बता भी रहे थे कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, साइडवेज एक्शन रहेगा निफ्टी पर। तो एग्जैक्टली रेंज आपकी रिस्पेक्ट करिए सर। 11,300 के करीब हमने सेलिंग प्रेशर देखा, 11,200 पर अच्छा सपोर्ट रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, पर यहाँ पर भी 21,400 21,350 के पास सपोर्ट तो मिल रहा है। सपोर्ट के बाद ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस एक्शन को सर? नहीं दीप, इवन बैंक निफ्टी भी बिल्कुल रेंज को रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। आज सुबह की रेंज हमने यही दी थी 21,175 से 21,375। ये बहुत मजबूत डे सपोर्ट जोन और खरीदारी की जो रेंज थी बैंक निफ्टी की 21,275 से 21,475। और आप देखिए आज का लो एग्जैक्टली 21,280 और 21,275 से 21,475 की रेंज में लगभग पिछले 3 घंटे बैंक निफ्टी ने निकाले। तो जो सपोर्ट रेंज है उसमें बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और जो सपोर्ट लेवल है 11,200 का, उससे कहीं ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आप 2 दिनों की बेतहाशा दौड़ लगाने के बाद बाजार थोड़े से हल्के होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से रुकते थमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं कोई एकदम मूड में परिवर्तन हो या यूँ समझे कि जो कुछ भी रिकवरी होनी थी वो खत्म हो गई और अब यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा कहना मुश्किल है। और इसके लिए ज़रूरी ये होगा आज की क्लोजिंग। दीप, अगर आज एक क्लोजिंग बढ़िया मिलती है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज की क्लोजिंग में हमें चाहिए 11,300 और 22,050। अगर ये 2 लेवल मिलते हैं, अब बैंक निफ्टी में तो 22,050 काफ़ी दूर नज़र आता है, लेकिन निफ्टी में 11,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो कहने क्या। अगर समझिए 11,300 की क्लोजिंग ना भी मिले, 11,250 के ऊपर भी हम बंद हो जाते हैं, तब भी अपने बुरे नहीं है किसी भी लिहाज से। और बैंक निफ्टी पर भी अगर 21,500 के ऊपर बुरे होते तो बुरे बंद होते हैं तो बुरे नहीं है। तो क्लोजिंग अब ज़्यादा अहमियत वाली है, और अगर आज की क्लोजिंग एक ठीक ठाक सी मिल जाती है तो ट्रेंड तेजी की तरफ जो बना है पिछले 2 सेशन से वो बरकरार रहेगा। और अगर आज फर्ज करें कि 11,200 के नीचे बंद होता है निफ्टी, और अगर बंद होता है बैंक निफ्टी 21,150 के नीचे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बढ़ेगी। तो क्लोजिंग के हिसाब से अब आगे का हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह का रुझान बनता है, इस पर हम फोकस करेंगे। तब तक आइए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। बसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। नमस्कार बसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट, और उसके बाद मैं आपसे लेता हूं फ्रेश पिक्स। हेलो बसीन साहब, एक बार आपसे स्वागत है आपका। एक बार पहले तो अपडेट्स बताएं सर, और उसके बाद आपसे लेता हूं फ्रेश पिक्स। जी सर। हाँ, तो अनिल जी अपडेट ये है, आपको सुबह बैंक ऑफ बड़ौदा सेल दिया था और कल आपको नौकरी में बाय दिया था, वो सारे टारगेट हिट हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 40 रुपए 90 पिक गया, 42.5 पे शॉर्ट दिया था, वो कवर कर लीजिए। सन फार्मा में अभी हमारा बाय कायम है। अब आपके सामने मार्केट इज टेलिंग यू मिक्स्ड वर्डिक्ट कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है आफ्टर अ स्मॉल राइज। तो 2 बाय 2 सेल है सर, आप कहें तो मैं शुरू करूँ? जी सर, प्लीज बताएं। पहले शुरुआत करिए खरीदारी वाले सोनों के साथ। तो सर देखिए, फेस्टिवल सीजन इज ऑन द एनविल, और यहाँ से अक्टूबर में रियल एस्टेट सेल्स विल बी वेरी स्ट्रांग। उसमें टॉप बाय होएगा डीएलएफ, 54 साढ़े 54 का भाव है।
51.5 का स्टॉप लॉस रखिए, 175 का टारगेट, 175 से 80। डीएलएफ विल सी रोबस्ट सेल्स और इस क्वार्टर सबसे अच्छे नंबर आएंगे। और अगर डीएलएफ बहुत अच्छा करेगा तो उसके लिए सबसे अच्छी मॉर्गेज कंपनी भी सबसे अच्छा करेगी। 1700 रुपए का भाव है एचडीएफसी में, 1675 का टारगेट स्टॉप लॉस, 1775 से 1800 का टारगेट। ये दोनों तो बाइज हैं। सेल में सर वीकनेस है बजाज ऑटो में, 2925 से 35 में बेचिए, 2970 का स्टॉप लॉस, 2810 का टारगेट। दूसरा सेल अगेन ऑन ऑटो मैन्युफैक्चरिंग भारत फोर्ज, 5455 में बेचिए, 463 का स्टॉप लॉस, 463 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट। ओके, तो मैं एक बार जल्दी से दोहरा दूं सारी पिक्स जो वसीम साहब ने कही है। पहली, डीएलएफ खरीदिए 154 155 की रेंज में, और डीएलएफ अगर आप खरीदते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 151.50, 151.5 का स्टॉप लॉस होगा, और आपका टारगेट बनेगा 175 से 180, 175 से 180। अब आइए दूसरी खरीदारी करने की राय, एचडीएफसी लिमिटेड, 1700 रुपये के आसपास एचडीएफसी लिमिटेड खरीदिए, 1675 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1775, 1800, 1775, 1800 के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए शॉर्ट जो करना है, पहला शॉर्ट है बजाज ऑटो, 2925, 2935, 2925, 2935 की रेंज में बजाज ऑटो बेचिए, 2970, 2970 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, 2810 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। और भारत फोर्ज ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों पर थोड़े से वसीम साहब प्रॉफिट बुकिंग और बेचने की राय दे रहे हैं, और भारत फोर्ज को आपको बेचना है 454, 455 की रेंज में, 454, 455, और 463 का स्टॉप लॉस लगाना है, 463 का होगा आपका स्टॉप लॉस, 425, 425 के टारगेट के लिए। शुक्रिया वसीम साहब ये आपकी सारी पिक्स के लिए, और 2:50 पर फिर से आपसे होगी मुलाकात BTST कॉल्स के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और पहले देख लेते हैं इवेंट्स कौन सी है जिन पर हमें ध्यान रखना है। मानसी हमारे साथ है बताने के लिए। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। शुक्रिया अनिल जी, गुड आफ्टरनून। कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए तकनीकी बोली देने की आज आखिरी तारीख है। इसके अलावा सेबी की बोर्ड बैठक जो जारी है, फैसला क्या निकल कर आता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही यूएस चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली बहस भी आज होने जा रही है। भारतीय समय अनुसार कल सुबह 6:30 बजे बहस शुरू होती दिखेगी। कल की अगर बात करें, बीपीसीएल में हिस्सा खरीद के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख होगी। वोडाफोन आइडिया की एक एजीएम भी कल होने जा रही है। एसबीआई बोर्ड बैठक करेगा जहां पर बॉन्ड के जरिए 5000 करोड़ जुटाने पर विचार होगा। आरती ड्रग्स के बोनस शेयर्स की एक्स डेट है कल, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल का बायबैक जो है 150 करोड़ का, वो कल बंद हो जाएगा। पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का ओपन ऑफर कल बंद होने वाला है। वहीं अनलॉक 4.0 भी कल यानी कि 30 सितंबर को बंद होगा, और अनलॉक 5.0 के लिए नई गाइडलाइंस जो है वो कल आती हुई दिख सकती हैं। गुरुवार का दिन 1 अक्टूबर कैम्स और कैमकॉन स्पेशलिटी की लिस्टिंग इस दिन होने जा रही है। मजगांव डॉक, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट और लिखिता इंफ्रा के आईपीओ जो हैं ये 1 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। वहीं ऑटो कंपनियों के सितंबर बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। पश्चिम बंगाल में शर्तों के साथ मल्टीप्लेक्स खुलने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो 1 अक्टूबर के लिए मल्टीप्लेक्स शेयरों पर भी फोकस रहेगा। इस खबर के चलते 1 अक्टूबर से ओपन सेल्स पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी की संभावना है, और टीवी मैन्युफैक्चरिंग में ओपन सेल्स का उपयोग होता है, तो इस पर नजर रहेगी। मुंबई में टोल टैक्स जो है वो बढ़ेगा। इस खबर के चलते इंफ्रा कंपनियां और टोल से जुड़ी कंपनियों पर नजर रहेगी। और अंत में हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजार 1 अक्टूबर के दिन बंद रहने वाले हैं। ओके, तो ढेर सारे इवेंट्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है आने वाले 3 दिनों के लिए। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो आज मार्केट्स खुलने के बाद खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखे हैं। वरुण से जान लेते हैं कौन से हैं ये स्टॉक्स। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन हो रहा है, तो आईपीओ का एक अपडेट ले लेते हैं। मास्कोडॉक यहाँ पे 92% तक ये आईपीओ जो है अब तक भर चुका है। लिखिता इंफ्रा करीब 47% भरा है, और यूटीआई एएमसी जो है वो करीब 13% भरा है। यानी कि सबसे अच्छा अगर रिस्पांस किसी को मिला है तो मास्कोडॉक शिप बिल्डर्स को मिला है, 92% जो भर चुका है। अब आते हैं कुछ खबरों पे। तो ये एक्सक्लूसिव खबर जो आपको जी बिजनेस ने दी थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर लगी थी कि सरकार जो है वो ऑर्गेनिक चाय के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है, और सभी ऑर्गेनिक चाय उत्पादकों को सरकार मदद देने की यहाँ पूरी तैयारी में है, और ऑर्गेनिक चाय एक्सपोर्टर्स पे सालाना 100 करोड़ के खर्च की योजना बना रही है। तो इसके चलते जितने भी टी कंपनीज है वो आपके खासकर रडार पे रहने चाहिए, और वहाँ एक्शन देखने मिल रहा है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इस कंपनी को दरअसल एक ऑर्डर मिला है यूरोप से, 2,30,000 करोड़ का ये ऑर्डर है, और 90,000 व्हील्स के लिए
यूरोप से ये ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। अगर आप रुपये में कन्वर्ट करें तो कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन ऑर्डर मिला है और उसके चलते ये स्टॉक जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और सबसे आखिरी में श्री सीमेंट, इस कंपनी की बोर्ड बैठक थी और बोर्ड ने छत्तीसगढ़ में क्लिंकर यूनिट लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। प्लांट पर कंपनी करीब 1000 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है, यानी कि केपेक्स करने वाली है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं। शुक्रिया वरुण, ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। बैंक्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ज़रूर, रेंज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर निचले स्तरों पर फिर से प्रेशर आ रहा है। निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो स्टॉक्स की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ हैं इस समय, साथ ही सुमित जी हैं, नितिन मुरारका साहब भी जुड़ रहे हैं, जिनसे थोड़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज लेंगे और कई सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। बागले साहब भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ कैश स्टॉक्स फिर से एक्टिविटी दिखा रहे हैं। इंडेक्स पर तो दबाव है, पर कैश मार्केट्स में बढ़िया एक्शन है। रेमंड पर एक थोड़ी देर पहले एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखा था, 5-5.5% ऊपर है स्टॉक। कोई ट्रेड है रेमंड पर? आपने एकदम सही स्टॉक पकड़ा है दीपांशु। या बिल्कुल, ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। लास्ट 4-5 दिनों के हाई टूट रहे हैं। तो रेमंड में जो नीचे में चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो भी करीब 260 के आसपास है, और स्टॉक यहां से ऊपर में 295-300 का इमीडिएट हडल एक बार ब्रेक कर दे तो फिर रेमंड में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। रेमंड में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यह है रेमंड्स पर राय। और आइए अब बढ़ते हैं क्लोजिंग वाले शो का पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी, राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है अल्ट्राटेक सीमेंट पर, यहां मिस नहीं करना है। डेली चार्ट पर एक बड़ी वाली नेकलाइन टूट रही है और सबसे पहले मौका हमें मिला। मुझे लगता है सबके रडार पर आएगा देर सवेर स्टॉक। डू नॉट मिस वाला ब्रेकआउट है। अल्ट्राटेक सीमेंट को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, यहाँ पे खरीदारी की राय है अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, और यहाँ पर 4015 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और एक बड़े टारगेट 4150 से लेकर 4175 के एक बड़े टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, 4150 4175 के टारगेट का। अच्छा बंसल जी, जैसा अभी हुआ, जैसे कुणाल जी की फीड डाउन हो गई, कुणाल जी से आवाज नहीं हो पा रही, तो जो आपने टारगेट दिए ये पहले से आप दोनों ने आपस में सलाह कर ली थी कि यही टारगेट देंगे, या आपने अंदाज से दिए? कुणाल जी को तो पता भी नहीं कि आपने ये दे दिए। नहीं, देखिए अनिल जी, सलाह करते हैं, लेकिन अब आपने पूछा तो अनिल जी जैसे मैं ईमानदारी से बताता हूँ, कुणाल जी थोड़े से प्रेशर पर रहते हैं और बहुत अच्छा हुआ उनका फ्रेम फ्रीज हुआ तो मेरे को एक बड़ा स्टॉप लॉस अनिल जी देने का मौका मिला। अनिल जी, कुणाल जी कहते हैं कि छोटा स्टॉप लॉस दो। अनिल जी, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, तो वो उनकी कोशिश रहती है छोटे स्टॉप लॉस की। और यहाँ पर अनिल जी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि बड़ा स्टॉप लॉस दिया जाए, तो उनका जो फ्रेम फ्रीज हुआ है मेरी दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए हुआ है। चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट आज 10 की कमाई में सुमित जी ने दिया था, आपको याद हो तो, और सुमित जी ने जहां से दिया वहां से लगभग 100 रुपये ऊपर है। 3965 पर सुमित जी ने यहां पर खरीदारी करने की राय दी। सुमित जी की 10 की कमाई वाकई में कमाल करती हुई दिख रही। 100 रुपये आज ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है उन दामों से जहां से सुमित जी ने किया था रिकमेंड। ओके, परफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले नितिन जी से एक बार जरा व्यू ले लेते हैं डेटा के लिहाज से निफ्टी बैंक निफ्टी पर। नितिन जी, पहले तो बधाई स्वीकार करें, आपके पिछले 10 के 10 कॉल एकदम परफेक्ट टारगेट हिट हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। 5 निफ्टी और 5 बैंक निफ्टी। वैसे तो ऐसा कोई पहली और आखिरी बार नहीं कि ऐसा हुआ है। मुझे याद है जब हमने सबसे पहले शुरू किया था नितिन जी ऑप्शन वाले, तब जो आपके 10-15 ऑप्शन धड़ाधड़ एक के बाद एक लगातार हिट होते रहे, वो कमाल ही था। लेकिन हाँ, खास बात इसलिए है कि पिछला हफ्ता इतना वोलेटाइल था, मार्केट इतना ऊपर नीचे हो रहा, अचानक से ट्रेंड बदले। उस समय डेटा की पहले पहचान करके टाइमली पुट कॉल देना ये बड़ी बात थी। जब 11,500 के नीचे से आपने पुट कॉल्स देना शुरू किया, पुट ऑप्शंस खरीदने की राय देना शुरू किया, तो वो बढ़िया था। तो पहले तो बधाई स्वीकार करें और उसके बाद बताइए सर डेटा क्या कहना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।
आपके वर्ड्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और कोशिश ये रहती है कि अच्छा से अच्छा करें, व्यूअर को प्रॉफिट हो। और डेटा की फॉर्मेशन कई बार बहुत जल्दी पकड़ में आ गई तो उससे हमें अच्छे प्रॉफिट बन गए। करंट अक्टूबर सीरीज में डेटा से ऐसा ही लग रहा है कि अक्टूबर की सीरीज सितंबर से काफ़ी अच्छी रहेगी और अक्टूबर की सीरीज आपको 11,400 11,500 की तरफ जानी चाहिए, यानी यहाँ से कम 250-300 पॉइंट की और तेजी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 22,000 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज ये थोड़ा सा जो कूल ऑफ है या साइडवेज मूवमेंट है, ये इतने बड़े मूवमेंट के बाद जस्ट कूल ऑफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी से ऊपर से करेक्शन जरूर आई है, बट बैंक निफ्टी में रोल ओवर्स के समय 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट था, अब 18 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट के आसपास है। 18% आज भी बढ़ा है, आज करीब 2.25 लाख शेयर बैंक निफ्टी में जुड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हल्का सा डिप होने के बाद फिर से बाइंग हो रही है और वापस से बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम आना चाहिए। और उसके बाद रिलायंस से भी सपोर्ट मिल रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड भी अब पॉजिटिव दिखने लगा है, तो एचडीएफसी लिमिटेड जो बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है वहां से भी सपोर्ट मिलेगा। तो रिलायंस, एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक निफ्टी, अगर ये सबको आप मिला दीजिए तो निफ्टी कितनी स्ट्रांग हो जाती है। ऊपर से आईटी में आप देखिए टीसीएस और इन्फोसिस ये भी स्ट्रांग है। तो जो निफ्टी के टॉप वेटेज हैं जिसका करीब 65-70% है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है तो निफ्टी के गिरने के कोई चांसेस मुझे नहीं लगते। और मुझे लग रहा है कि 11,400 450 निफ्टी आना चाहिए। कल परसों एक्सपायरी है इसलिए थोड़ा साइडवेज हो सकता है, बट एक्सपायरी मुझे लग रहा है 11,300 की रेंज में होनी चाहिए। तो व्यू बुलिश रखना चाहिए। आप कॉल्स ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। 11,400 450 का टारगेट हम निफ्टी में रख रहे हैं और 22,200 22,500 का टारगेट हम बैंक निफ्टी में रख के चल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन टारगेट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मजबूती के साथ हर गिरावट में खरीदारी करने की राय। और इस बीच आप देखिए एक बार फिर से जल्दी से मैं आपके सामने डाउ फ्यूचर्स ले आऊँ। डाउ फ्यूचर्स किसी भी वक्त हरे निशान में लौटने की कोशिश कर सकते हैं। 100 पॉइंट नीचे तक कुछ देर पहले और 100 पॉइंट से बाद जब हमने हेडलाइन पढ़ना शुरू किया तो 50 पॉइंट नीचे रह गए और अब लगभग अपनी कमजोरी खत्म करने के मूड में महज 35 पॉइंट, अभी तो 15 पॉइंट ही नीचे रह गए थे। तो डाउ फ्यूचर्स भी अब थोड़े से रिकवर होने के संकेत में। मेरे डेटा भी तैयार हो रहे हैं और डेटा में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो वो भी हम आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। लेकिन आइए तब तक विश्वेश जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। विश्वेश जी की भी हम बेहतरीन पिक्स आप तक लाएंगे, लेकिन उससे पहले विश्वेश जी एक स्टॉक पर राय दें और वो है एसआरएफ। सुबह खुला बड़ा मजबूत और 30% ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त सप्लाई आई है। ऊपरी स्तर से 300 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्या करें चार्ट्स, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि SRF ब्रॉड एक रेंज में है अनिल जी, 4440 ऑन द अपसाइड और 4000 ऑन द डाउनसाइड। 4000 के पुट में हाईएस्ट हुआ है 40 40,000 का आज वॉल्यूम हुआ है वहां पे, और आज का जो कैंडल है वो 4300 से फेल हुआ है, जो मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग वहां पे। मुझे लग रहा है अनिल जी, देखिए ये स्टॉक की एक फितरत है और ये स्टॉक अगर आप ये पूरे रैली लेंगे तो उसमें आपको समझेगा कि करीबन 15 से 20 दिन साइडवेज रहता है, फिर 1-2 दिन में मुंह आता है, फिर वापस 15-20 दिन साइडवेज रहता है। तो अभी इस स्टॉक्स का अगर साइडवेज फेस पकड़ेंगे 10 अगस्त से करंटली तो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का साइडवेज है। बेस्ट एंट्री मेरे हिसाब से 4,000 के करीब होगी अनिल जी। 4,000 पे अगर खरीदारी करते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 3,900 है तो मेरे हिसाब से 4,500 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए प्योरली रेंज बाउंड है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, एसआरएफ थोड़ा रेंज बाउंड यहाँ पर एक्शन आते हुए दिख रहा है, पर नजर रखिए इस स्टॉक पर एक्शन भरपूर है। पर आइए विश्वेश जी के पास एक कॉल तैयार है तो बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए। विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, मैंने 3-4 दिन पहले 3440 के ऊपर इन्फो एज खरीदने की राय दी थी और मैंने ये कहा था कि अगेंस्ट द मार्केट ये चल सकता है और आईटी में सबसे बेहतर लग रहा था मुझे लग रहा है जो HCL टेक में 700-720 की रेंज में ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन हुआ था वैसा ही मूव इन्फो एज यानी कि नौकरी में हो रहा है। नौकरी बहुत ही लार्ज ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है, तो जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में स्टर्न परफॉर्मर रहेगा। करंटली समवेयर अराउंड 3690
चल रहा है, मुझे लग रहा है 3600 पे स्टॉप लॉस रखे जो आज के लो के आसपास है, और टारगेट 3800 इवेंचुअली, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपए का फर्स्ट टारगेट है। और अगर दूसरे टारगेट की बात करते हैं तो अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 3850 3900 तक भी जा सकता है। तो नौकरी खरीद के करंट स्तर पे 3600 का स्टॉप लॉस रखिए, 3770 3850 ये दो टारगेट के लिए नौकरी को बाय करिए। मेरे हिसाब से दिस इज गोना बी अ स्टर्नर परफॉर्मर इन कमिंग डेज। बिल्कुल, तो एक हाई कन्विक्शन कॉल आपके लिए आ रहा है इन्फो एज पर, जहां पर हम तेज़ी बनते हुए देख सकते हैं। नज़र रखिए स्टॉक पर, क्योंकि ज़बरदस्त एक्शन बना है पिछले कुछ दिनों से ही, और आज फिर से आपको तेज़ी की तरफ ही मूव करते हुए दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया मूव दिख रहा है, सीमेंट, सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्ट्राटेक पर तो अभी खरीदारी आपने आते हुए देखी है, और साथ ही नज़र रखिए अंबुजा श्री सीमेंट पर अच्छी मूव है। एसीसी पर से उतना पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली जो सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन है वो कहां पर जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वागले साहब, श्री सीमेंट पर कोई राय? 20,000 के ऊपर गया है, उतना लिक्विड नहीं रहता है जितना बाकी हम सीमेंट स्टॉक्स में देखते हैं, बट फिर भी एक बड़ी मूव आ रही है। 20,000 के ऊपर कोई ट्रेड बनता है इसमें? दीपांशु, व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, और राकेश जी और कुणाल जी ने जो अल्ट्राटेक का कॉल दिया है, तो नॉर्मली ये स्टॉक साथ में चलते हैं, बट डेफिनेटली मैं कहूँगा अल्ट्राटेक में ज़्यादा मोमेंटम दिखाई देता है। श्री सीमेंट की बात करें तो 20,440 का एक टारगेट है, तो यहाँ से मुझे 1.5 से 2% की अप मूव दिख रही है। 20,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक 300-350 रुपए की मूव आनी चाहिए। ओके, तो नज़र रखिए जहाँ तक श्री सीमेंट का सवाल है, एक अच्छी मूव आपको आती हुई दिखती है। एक बार फिर से बैंक निफ्टी पर नज़र डालिए। अनिल जी, थोड़ी देर पहले आपको मार्केट की रिकवरी की बात भी बता रहे थे, और डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की सी रिकवरी आई थी। बैंक निफ्टी में एक शानदार रिकवरी आई है, 21,500 के ऊपर है अब बैंक निफ्टी। जब हमने शो शुरू किया था तो 21,350 से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा था, अब 21,500 के पार आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है, तो वहाँ पर एक्शन और भरपूर आते हुए दिख रहा है। सारे के सारे बैंक्स हालांकि आपको गिरावट में ही दिखेंगे, बट अनिल जी, निचले स्तरों से बैंक्स अच्छी रिकवरी बता रहे हैं, और सर आप कह भी रहे थे कि बैंक निफ्टी भी अपनी रेंज रिस्पेक्ट कर रहा है, डाउनसाइड से थोड़ा रिबाउंड फिर से आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, इसलिए दीप हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, सेल जोन नहीं। आप देखिए आज का स्ट्रॉन्ग बाय जोन निफ्टी पे बाय को यही दिया था 21,275 21,475 रेंज में, एग्जैक्टली 21,280 का लो बनाकर घूम रहा है। तो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरी नज़र भी है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए नजर आए तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन तब तक इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं किसी एक स्टॉक पर। वो मुझे नहीं पता स्टॉक क्या है और कैसा है, लेकिन ये पता है कि एल्गो ट्रेड है। तो कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी, 2 साल पहले आपने मेरे कंधों पर, मजबूत कंधों पर एक जिम्मेवारी दी थी कि जब ब्लू डॉट चले तो बताना। तो मैंने और कुणाल जी ने एक स्पेशल इसको मॉर्निंग में एक बार इकट्ठे रिकमेंड करा था 2100 के स्तरों पर, और अभी भी जो एल्गो है वो ब्लू डॉट पर है, और अब ब्लू डॉट ने एक बहुत बड़ी वाली नेकलाइन को तोड़ा है। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, इन स्तरों पर निवेश के नजरिए से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों नजरिए से मिस नहीं करना चाहिए। बड़े वाला ब्रेकआउट है और अब ब्लू डॉट ने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल, देखिए एक शानदार ब्रेकआउट आ रहा है, और वैसे भी अनिल जी लॉकडाउन में सब कुछ कोरियर के जरिए ही घर पर पहुंच रहा है, और ब्लू डार्ट जो है इसमें अग्रणी है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर 3100 रुपए के ऊपर हुआ है। 3300 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एल्गो ट्रेड है, ये स्टॉक बहुत तेजी से चलता है, तो इसको खरीद करके चले। 3060 3060 पर स्टॉप लॉस रखना है, और 3300 का एकमात्र लक्ष्य होगा। एल्गो ट्रेड है, खरीदारी करनी है ब्लू डार्ट। मैं खुद काम दे के भूल जाता हूँ, मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कब कहा था आपको ब्लू डार्ट, लेकिन पक्का अगर कहा तो होगा। 100% काम तो मैं बहुत सारे देते रहता हूँ। तो चलिए ब्लू डार्ट 3060 के स्टॉप लॉस से 3500 के टारगेट के लिए खरीदे हैं। कुणाल जी, राकेश जी, राकेश जी की यही खास बात है, राकेश जी सब याद रखते हैं कि कब कब क्या क्या कहा गया था, ताकि वापस से मुझे दोहराना नहीं पड़ा। जी राकेश जी। देखिए अनिल जी, आपने एकमात्र इंटरव्यू जो आप कॉर्पोरेट रडार करते थे, शो होता था 12 बजे के अराउंड, आपने सिर्फ एकमात्र शो करा था ब्लू डार्ट का, और इनका मैनेजमेंट आया था और आपने तब मुझे बोला था कि पूछा था शेयर पे व्यू, मैंने कहा डाउन ट्रेंड में है, तो आपने स्पेसिफिकली बोला था बताना जरूर जब अप ट्रेंड में आएगा।
तो 2100 के लेवल पर मैंने और कुणाल जी ने इकट्ठे बताया था और आज भी इकट्ठे बता रहे हैं, बड़ी वाली नेकलाइन टूट चुकी है। तो आप लेट नहीं बता रहे हो, 2100 वाला 3100 में बता रहे हो? नहीं अनिल जी, 2100 पे पहली बार बताया था कि बॉटम लग चुका है। अब तो अनिल जी सारे बंधन तोड़ दिए हैं, अब ये गोली की तरह चलेगा। मतलब कि आप बेशक पोल कराना चाहे, कोई करा, सारे लेवल्स टूट चुके हैं। अब यहाँ री रेटिंग देखने को मिलेगी। ये शेयर गोली हो जाएगा। ये तो बहुत दिनों बाद सुना, ये तो दिल्ली का शब्द है, गोली हो जाएगा। ये तो बड़े लंबे समय, कुणाल जी पहले तो बहुत इसका जिक्र होता था जब हम दिल्ली से शो करते थे। मुंबई से शो करने के बाद गोली होना तो बंद ही हो गया। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी अनिल जी बाजार में भी शेयर अब गोली थोड़े कम हो रहे हैं कुछ दिनों से, तो शायद इसलिए आपको सुनने में थोड़ा कम मिला हो। पर अनिल जी एक बात आपको माननी पड़ेगी, गोली कम हो रहे, गोली ज्यादा दे रहे हैं, वैसा हो गया आजकल। जी 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 कुणाल जी। क्या अनिल जी आपके आदेशों का पालन जितनी तत्परता से मैं और बंसल जी करते हैं अनिल जी, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई और करता होगा। ये गलत में भी मत रखे हैं, चैनल ऐसे थोड़ी नंबर 1 हुआ है। बहुत सारे लोग हैं टीम में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम ही ऐसी मजबूत है, चाहे एक्सपर्ट्स की हो चाहे पीछे काम करने वालों की हो, तो दोनों ही तरफ तगड़ा है। मतलब ऑन एयर और ऑफ एयर, अदरवाइज ही नहीं होता। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आप तो जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो अतुलनीय है, प्राइसलेस है। लेकिन हमारी टीम जो पर्दे के पीछे काम कर रही है, आहा गजब की टीम है। और क्या एनर्जी, क्या जोश और क्या मतलब उत्साह उमंग से काम करते हैं। तो ये तो दोनों तरफ से है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी विश्वेश जी कुछ कह रहे हैं, विश्वेश जी बोलिए सर। देखिए अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि कुणाल जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा वो आपको फॉलो करते हैं और आपकी सुनते हैं। मैं इस चीज को डिसएग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा आपको सुनते हैं वो है दीपांशु। आपकी सारी कई चीजें करते हैं, आपकी वेट करते हैं, आपके पास परफेक्ट अपडेट लेते हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे याद है डिम्पी जब थे तो डाउ मिस कर देते, लेकिन एक बार भी दीपांशु ने ग्लोबल अपडेट में डाउ कभी मिस नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से दीपांशु अकेले हैं पैनल पे इस वक्त जो आपकी सारी कई चीजें फॉलो करते हैं विदाउट एनी फॉल्ट। एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली वो क्रेडिट तो हमेशा दीप को जाती है। बिल्कुल, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपके साथी ऐसे मजबूत हो ना, जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, तभी मजा आता है, तभी टीम मजबूत बनती है, चैनल मजबूत बनता है। इस चैनल को मजबूत बनाने में आप सब लोगों का तो योगदान है ही है, जो आप स्क्रीन पर है, लेकिन जो स्क्रीन पर नहीं है उनका भी है। जैसे कि किरण जी को लाइफलाइन यूज़ करके फ़ोन फ्रेंड किया जाए। किरण जी अपने स्पेशल बिगुल की रिक्वेस्ट करें तो किरण जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे लेंगे। लेकिन ब्लू डार्ट की बात निकले तो बता दूं, ब्लू डार्ट वो स्टॉक है जो आज सुबह ही आपको सचिन जी ने SPL मिड कैप स्टॉक के तौर पर दिया था। मैं वही सोचा था आज जाना पहचाना सुना सा नाम लग रहा था। तो आज सुबह ब्लू डार्ट सचिन जी की तरफ से नहीं, माफ़ कीजिए, ब्लू स्टार आज दिया था, ब्लू डार्ट उन्होंने पहले दिया था। और सचिन जी की तरफ से भी SPL मिड कैप के तौर पर यहाँ पर 3680 रुपये के टारगेट उनके भी हैं। और आज कुणाल जी और राकेश जी ने भी आपको दिया है। थोड़ी देर में किरण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और 2:30 बजने वाले, 2:30 बजे की मैं आज मेरी, अच्छा किरण जी जुड़ चुके हैं तो पहले किरण जी से ले लेते हैं, उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी पर जाएंगे। तो किरण जी के लिए बिगुल, स्पेशल बिगुल। किरण जी स्वागत है आपका। पहले तो शुक्रिया स्पेशल बिगुल के लिए, आपने फोन फ्रेंड किया। बताइए सर, क्या दिखा है स्पेशल आज बाजार में आपको? अनिल जी, सुंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वो है सीमेंस में लगभग 1.5-2 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 1280 फ्यूचर्स कर रहा है, पर ब्रेकआउट लेवल था 1265 का। पर अभी भी सलाह है, करंट लेवल से 1270 एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, 1260 रहेगा और 1300 और 1315 ये दो टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन चाहिए। 1300-1315 की टारगेट के लिए सीमेंस में खरीदारी करनी है। यहाँ पर 1300 और 1315 दो टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 60। ओके,
1260 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। सीमेंस में 1300 और 1315 के टारगेट के लिए ये है राइज। 6% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिन के हाई पॉइंट की तरफ ट्रेड करता हुआ सीमेंस का स्टॉक मजबूती के साथ यहाँ पर। तो ये एक और स्टॉक है। थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे और मैं ये चाहता हूँ दीप, अगर सेठी साहब जुड़े उससे पहले आप चाहें तो हम 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी वाला काम कर लें। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल तैयार है और जानते हैं जिस तरह से बैंक निफ्टी में रिकवरी आ रही है, निफ्टी में भी एक्शन है, क्या करना चाहिए। बिगुल बजाते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज थोड़े सुस्त जरूर हैं। डाउ फ्यूचर्स में उतार चढ़ाव चल रहा है, मामूली सी गिरावट है सर, सिर्फ 30 अंक नीचे हैं, बट हल्की सी गिरावट जरूर है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालेंगे तो यहाँ पर भी 30 अंकों की ही गिरावट है। यूरोप की जरूर सुस्त शुरुआत हुई है सर, बट यूरोप में हमने काफी शानदार तेजी भी देखी है। कल शाम यूरोप के बाजार 1.5 से 3% ऊपर थे। आज अगर आप देखेंगे तो आधे से 1% की गिरावट है, तो ज्यादा भारी गिरावट नहीं है, बट दबाव जरूर है। एशिया की मिलीजुली क्लोजिंग रही। जापान एकदम सपाट क्लोज हुआ शुरुआती गिरावट के बाद। चाइना ऊपर था, बट हांगकांग ऑलमोस्ट 1% फिसल कर बंद हुआ। तो थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज जरूर है सर, बट जो अभी ये निचले स्तरों से रिकवरी आई है, इसमें कुछ करना चाहिए। दीप, देखिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आपको सुबह हम यही बात कर रहे थे कि पिछले हफ्ते की शुरुआत में सोमवार मंगलवार को हम सेल ऑन राइज का मार्केट कह रहे थे, और इस हफ्ते की शुरुआत में कल और आज भी हमने कहा कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और आज बाजार ने बहुत बढ़िया मौका दिया। 11,200 11,175 बहुत बढ़िया रेंज है जहाँ पर आपको खरीदारी का मौका मिला। सुबह खुलते हमने यही कहा था, गैप मिल रहा है 11,288 पर खुल रहा है, वहाँ नहीं लेना है। अगर आपका कल का लिया है प्रॉफिट बुक करिए, आपको बढ़िया एंट्री और एग्जिट मिल रही। बैंक निफ्टी देखिए आज 21,275 21,375 परफेक्ट रेंज दी थी खरीदने की, और वहीं से घुमाए। तो ये बहुत बढ़िया मार्केट है। आपको लेवल से खरीदारी, लेवल से बिकवाली करनी है, रुझान पॉजिटिव साइड पर रखकर चलना है। तो जहाँ तक अब मैं आपका डेटा का सवाल है, मैं आपको डेटा बता दूं, और हमारे डेटा के 2 महारथी और बैठे हुए यहाँ पर, विश्वेश जी भी है और नितिन जी भी हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि 11,200 के नीचे आज जाना और बंद होना निफ्टी के लिए मुश्किल है। उसकी वजह ये कि 11,200 के पुट पे 29 लाख शेयर हैं और कॉल्स पे हैं 23 लाख शेयर। तो अगर 11,200 के आसपास आएंगे तो आप कॉल राइटर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए आ जाएंगे, सपोर्ट दे देंगे। और 11,200 तक ऑलरेडी करीबन आप समझिए 45 लाख शेयर शॉर्ट हैं कॉल्स में, और उसके बाद 11,250 भी गिन लें तो 60 लाख शेयर इस वक्त, जब आप 11,250 के ऊपर ट्रेड करें तो 60 लाख शेयर कॉल्स में शॉर्ट है जो परसों एक्सपायरी वाले में। तो इसका मतलब ये कि पहला तो शॉर्ट्स कवरिंग का सहारा मिलेगा। तो नीचे तो आपके लिए 11,200 बेस हो गया। ऊपर कितना जा सकते हैं? 11,300 पहला रुकावट का लेवल है। मुश्किल है कि इसे पार करें अनलेस अनटिल के अब डाउ फ्यूचर्स यहाँ से 150-200 पॉइंट ऊपर हो जाए, तब तो अलग बात है। अदरवाइज 11,300 के आसपास रुकेंगे, और उसकी वजह ये कि 40 लाख शेयर कॉल्स में है 11,300 के, उसमें से 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पूरी संभावना है कि बचे हुए समय में आप 11,250 11,300 की रेंज में आज ट्रेड करें, और बंद होते होते इस रेंज के ऊपरी एंड के आसपास आप बंद हो जाएं, कहीं कहीं 11,300 के आसपास, 11,275 के आसपास। तो इसलिए ये आपके लिए निफ्टी की रेंज और लेवल हो सकते हैं। जहाँ तक फ्रेश ट्रेड का सवाल है, फ्रेश ट्रेड नीचे आए तो ही खड़े रेंज के आसपास, और सुबह अगर आपने 11,200 के आसपास खरीदारी किए तो 11,300 के आसपास या तो प्रॉफिट बुक करें या 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ उसे होल्ड करते चले। ये हो गई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी 21,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये कोशिश में कामयाब रहता है तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 21,500 के कॉल ऑप्शन में 10 लाख शेयर बैंक निफ्टी में जुड़े हैं, उसमें से 4 लाख शेयर आज ही हैं। तो 21,500 के पार निकलते ही बैंक निफ्टी में थोड़े शॉर्ट सेलर्स जो है वो तनाव में आएंगे। पुट राइटर्स अच्छी खासी तेजी पोजीशन बनाकर बैठे हैं। 21,500 पर 8 लाख शेयर की उनकी भी पोजीशन है, इसलिए ये रस्साकशी वाला लेवल है। और 21,500 के पार निकले तो छोटी रुकावट का लेवल 21,700 21,800 की रेंज में है, और ऊपर 22,000 फाइनल टारगेट है। वहाँ पर आपको जरूर प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए और शॉर्ट भी करना चाहिए। तो वही लेवल और रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। 21,650 21,800 ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग करने की है। 21,275 21,375 ये खरीदने की रेंज है बैंक निफ्टी में। तो और 21,500 आपके लिए बीचों बीच रस्साकशी वाला निर्णायक लेवल है। तो व्यू पॉजिटिव साइड पर रखें। बैंक निफ्टी भले ही नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से खरीदारी करें। जी दीप।
ओके तो निचले स्तरों पर खरीदारी करनी है ये क्लियर है, क्योंकि जो बाजार की बेस है, जो सपोर्ट है, वो काफ़ी स्ट्रांग है इस समय। तो जब भी उसके तरफ आप आते हुए देखें, खरीदारी करिए। और देखें अब तो निफ्टी बैंक 21,500 के भी ऊपर चला गया है, सिर्फ और सिर्फ अब 100 पॉइंट ही नीचे है। तो अच्छी रिकवरी ज़रूर बाजार में आती हुई दिखी है। नज़र रखते हैं कि कैसे और एक्शन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख सकता है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ब्लू डार्ट में तो एक बढ़िया ब्रेकआउट आते हुए दिखा ही है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर हमने एक अच्छा मूवमेंट देखा है आज के बाजार में, और कुछ बैंक्स का भी जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उससे भी आप राहत के संकेत ले सकते हैं। मूवमेंट आ रहा है अरविंद में, यहाँ पर आप 7% की तेजी देख रहे हैं। टेक्सटाइल स्पेस डेफिनेटली एक्शन में है। रेमंड जिसके बारे में हमने बात करी अब 9% ऊपर है। आज सुबह शर्मा साहब जब बात करके गए थे, कजारिया सिरेमिक्स अब 550 के भी ऊपर जा रहे हैं। शर्मा साहब का टारगेट था 560 का, तो वहां पर नजर की। और सिम्फनी लगातार दूसरे दिन यहाँ पर तेजी आ रही है। सुमित जी शायद कल भी इस पर बात करी थी, 5% का उछाल कल भी था, आज भी 5% का उछाल है और अब 950 के भी ऊपर है। क्या चल रहा है इस चार्ट में? 2 दिन में हमने देखा है 850 से 950 आ गया है स्टॉक। बिल्कुल आपने सही कहा, कल भी स्टॉक पे बात हुआ था और कल जब बात हुआ था तब स्टॉक नीचे में चल रहा था 900-910 के आसपास। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाइज ब्रेक हुए हैं, इनफैक्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। सिम्फनी में ऊपर में 980 से 1000 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी कल सुन के लॉन्ग पोजीशंस बनाए वो पोजीशंस को होल्ड करें। 930-935 का इमीडिएट अभी नीचे में सपोर्ट दिखता है, तो 935 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें 980 से 1000 के टारगेट्स के लिए। ओके तो ये है आपके लिए राइज सिम्फनी पर आती हुई। इस बीच सेठी साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन जी अपना स्टॉक रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार हैं। नितिन जी के लिए बिगुल। बताएं नितिन जी। अनिल जी, बाय होगी निफ्टी के हेवी वेट में। एचडीएफसी लिमिटेड की कॉल ऑप्शन लेंगे, 1700 स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस करीब 64 से 65 रुपए है। ये कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। अभी जो मार्केट में मूवमेंट आई है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे एचडीएफसी लिमिटेड का दिख रहा है और 2-3 दिन में इसमें बाइंग बननी चाहिए। इसके टारगेट आपको 95 से 100 रुपए तक के कॉल ऑप्शन के मिल सकते हैं और 45 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि जो अभी बाइंग आ रही है इसमें मेनली एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस इन दोनों से आई, और बैंक निफ्टी क्या है वो नीचे से रिकवर हो गई, इसलिए निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। तो लग रहा है क्लोजिंग होते होते निफ्टी में और बाउंस बनना चाहिए और बैंक निफ्टी में पूरी रिकवरी आ जानी चाहिए। तो इसलिए मुझे एचडीएफसी लिमिटेड इस लेवल पे 1700 की कॉल ऑप्शन खरीदनी चाहिए। ओके 1700 का कॉल ऑप्शन 65 रुपये में खरीदें और इस पर स्टॉप लॉस लगाएं 45 रुपये का और टारगेट रखिए 95 से 100 रुपये का। और थोड़ी देर में नितिन जी अपनी निफ्टी पर भी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। और तब तक आइए एक बार सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और उनके लिए बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। गुड आफ्टरनून। और इससे पहले कि आप बताएं एक बार वो कल वाला स्टॉक तो आपका कमाल कर गया, हीरो मोटोकॉर्प जबरदस्त तेजी के साथ खुला है, आज ही सारे टारगेट हासिल हो गए, उसका भी एक बार अपडेट दे दें सर। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग कि हीरो मोटोकॉर्प कल मैंने फ्यूचर सेगमेंट से पिक किया था 3100 के लेवल पे। 3170 का मेरा टारगेट था, तो वो टारगेट को अचीव करते हुए बहुत आगे निकल गया, तो एक कमाल का प्रदर्शन किया। और वैसे ही कैश मार्केट का स्टॉक जो कल मेरा था वो 130-31 रुपए के लेवल पे मैंने कंट्रोल प्रिंट रिकमेंड करा था, जिसका मेरा पहला टारगेट था 145 का, दूसरा था 150 का। इस स्टॉक ने भी आज 151 के हाई टच किए, तो इसके भी टारगेट्स मिल गए। और एक स्टॉक का और जिक्र करना चाहूंगा जो मैंने गुरुवार के दिन दिया था, आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, 188-89 के लेवल थे। जब आपका और मेरा ये भी बात हुई थी कि संदीप जैन ने भी रिकमेंड किया या उसके बारे में बात करी जो मैं मिस कर गया था, उसका मेरा टारगेट 205 पहला और 210 दूसरा था, जो कि आज अचीव हो गए। 210 के ऊपर के लेवल इस स्टॉक ने भी आज हासिल किए हैं। जहां तक आज के लिए मेरी खरीदारी की सवाल है, मेरे 2 स्टॉक है, एक है कैश मार्केट का स्टॉक और दूसरा है F&O का। जो कैश मार्केट का स्टॉक रहेगा वो है एक फार्मा कंपनी है, एक मिड साइज फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है अल्बर्ट डेविड। ये एक कोलकाता बेस्ड फार्मा कंपनी है, जबरदस्त कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है। कंपनी ने पिछले साल 7 रुपए का डिविडेंड दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 12.6%,
एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर अराउंड 19% का, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 60%, FII DII का करीबन 10% के करीब की हिस्सेदारी, और इसका एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है प्लेसेंट्रेक्स, जो कि ये हेल्दी ह्यूमन प्लेसेंटा से बनाते हैं। मुझे लगता है ये कंपनी के भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे जो कि 450 के आसपास अवेलेबल है, यहाँ खरीदना चाहिए और मेरा टारगेट रहेगा इसमें 480 रुपए का। ओके, 480 रुपए तक के टारगेट के लिए अल्बर्ट डेविड इस स्टॉक में करें खरीदारी। बेहतरीन फार्मा कंपनी, और सीसी साहब ने पिछली बार भी इसे रिकमेंड किया था, तब स्टॉक में बढ़िया मजबूती देखने को मिली है। आज फिर से बेहतरीन मजबूती देखने को मिल रही है। 6% की मजबूती आपको अल्बर्ट डेविड में दिखेगी और दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ 465-468 रुपए के आसपास। सेठी साहब ने कहा कि दो है, एक कैश मार्केट से और एक एफएनओ में। सेठी साहब, आपके कैश मार्केट के जितने एफएनओ के स्टॉक्स का भी बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि वो भी 1-2 दिनों में बड़ा टारगेट लगा देते हैं। बताइए सर, कौन सा स्टॉक आज एफएनओ में आपने चुना है? वैसे अनिल जी, मैं जो स्टॉक पहले सोचा हुआ था वो तो था HDFC, जो कि अभी नितिन जी ने जिसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह दे दी है और स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा बढ़ भी चुका है, तो वो स्टॉक तो अच्छा लगता ही है, जिसपे मेरे भी बहुत शॉर्ट टर्म में 1750-1760 के टारगेट है। बट जो इसको रिप्लेस करके मैं एक दूसरा स्टॉक देना चाहूंगा। आज जिस तरह की तेजी मेटल स्टॉक्स में देखी जा रही है, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स को 1-2 दिन के लिए बिल्कुल खरीदना चाहिए। यहां से मैंने जिंदल स्टील एंड पावर को पिक किया, जो कि 189-190 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर। इस स्टॉक में मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म पे 200 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 185। ओके, 185 के स्टॉप लॉस के साथ JSPL में करें खरीदारी 200 रुपए के टारगेट के लिए। और HDFC लिमिटेड भी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, नितिन जी ने भी कॉल खरीदने की राय दी थी, 1700 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी। आप अगर खरीदें तो 1750-60 का टारगेट आप रख सकते हैं सेठी साहब की तरफ से भी। और JSPL में 185 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 200 रुपये के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, ये बेहतरीन पिक्स के लिए। आइए अगला बिल्कुल नितिन जी के लिए। नितिन जी तैयार हैं निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए? नितिन जी बताइए सर, निफ्टी पर कॉल है? जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हम कॉल ऑप्शन लेंगे। निफ्टी की हम 11,250 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो आपको 71-70 रुपीज़ में मिल रही है। 70-72 ऐसे रेट है, ये कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 38 रुपीज़ का रखेंगे। आज का लो 39 रुपीज़ का है, तो हम 38 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। करीब करीब मैं 30 से 35 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस एक्सपायरी में जो थर्सडे को है, उसमें 325 तक, 11,325 से लेके 350 तक जा सकती है, जिसमें इसका टारगेट आपको 120 से लेके 125 तक हो सकता है। तो ये तो निफ्टी की हो गई, हम कॉल ऑप्शन लेंगे 11,250 की। और बैंक निफ्टी में 21,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे। एट द मनी कॉल ऑप्शन करीब करीब हो गई, जो मुझे 200 रुपए में मिल रही है। और इसका आज का लो 102 रुपए का है, तो मैंने इसका स्टॉप लॉस 100 रुपए रखा है। 25 शेयर का लॉट साइज है, तो अगर आपको 100 रुपए का रिस्क आप लेते हैं तो 2500 रुपए का आप रिस्क ले रहे हैं। बट इसमें मुझे टारगेट ये लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी कम से कम 21,900 950 जा सकती है परसों तक एक्सपायरी में, यानी 350 से 400 पॉइंट की तेजी। जिसमें ये जो कॉल ऑप्शन है 200 वाली, ये आपकी 350 रुपए की कॉल ऑप्शन हो सकती है। यानी मेरा टारगेट है 350 से 400 रुपए कॉल ऑप्शन का, डबल होने के चांसेस हैं। स्टॉप लॉस हम 100-101 रुपए ऐसे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 21,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हम 11,250 की कॉल ऑप्शन लेंगे। ओके, परफेक्ट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। और नितिन जी का 11,250 का कॉल ऑप्शन 70-72 रुपये में आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस लगाना है 38 पे, 120-125 का टारगेट। बैंक निफ्टी पे 21,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 200 में, 100 का स्टॉप लॉस, 350 से 400 का टारगेट। बड़ी देर बाद, और मेरे ख्याल से इतनी तेजी के मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि वार्म अप करके पहला शॉट लगाने के लिए सुमित जी को लगे हैं पूरे 41 मिनट। और अगर मैं 1:56 से हमने बुलेटिन शुरू की, तब से गिने तो 45 मिनट। तो 45 मिनट के वार्म अप के बाद सुमित जी का सुपर हिट। सुमित जी, इतना समय क्यों और कैसे?
एक्चुअली अनिल जी मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है, तो मैं चाह रहा था कि ब्रेकआउट मूव वाला स्टॉक ही पकड़ूं और बीच में नहीं चढ़ूं। तो अभी जो स्टॉक रडार पे आया है अनिल जी, वो जस्ट अभी स्टार्टिंग है और ब्रेकआउट जस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठता है और प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इतनी देर में मुझे पहला स्टॉक मिला, इसके लिए आज टाइम लग गया और आपने एकदम सही पकड़ लिया कि 40 मिनट लग गए स्टॉक ढूंढने के अंदर। तो अनिल जी जो स्टॉक बाय पे आया है उसका भाव चल रहा है 77 और स्टॉक का नाम है तिरुमलाई केमिकल। तिरुमलाई केमिकल स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक जस्ट अभी ब्रेकआउट दे रहा है, स्टॉक यहां से बड़ा अपमूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करें यहाँ पे सीएमपी पे 73 रुपीज 72 रुपीज स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर में मेरे को लग रहा है कि बड़ा मूव आना चाहिए, जिसके अंदर 85 रुपीज से लेके 88 रुपीज तक का अपसाइड मूव तिरुमलाई केमिकल के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने पिछले 4-5 दिनों के हाई ब्रेक किए हैं, तो ये स्टॉक यहां से ब्रेकआउट दिखा रहा है। 85 से 88 के टारगेट के लिए 72-73 नीचे में सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। इस वक्त तिरुमलाई केमिकल्स में खरीदारी करें 77-78 रुपए की रेंज में। 72 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, टारगेट 85 से 88 रुपए का ये आपके लिए होगा। आइए हमारे साथ आशीष माहेश्वरी साहब भी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उनसे भी ले रहा है। आशीष जी, 3 आईपीओ की आज हुई है शुरुआत, किस आईपीओ में आप पैसा लगाने की राय दे रहे हैं? और अगर तीनों में दे रहे हैं तो 1, 2, 3 किस ऑर्डर में सबसे बढ़िया कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा? देखिए, सबसे पहला तो मेरा फेवरेट रहेगा मझगांव डॉक। मेरा मानना है कि इस आईपीओ में बिल्कुल पैसा लगाना चाहिए और अनिल जी मैं आपका भी कल असेसमेंट सुन रहा था जहां पर आप भी काफी बुलिश थे स्टॉक इस पर्टिकुलर आईपीओ में। तो मेरा मानना है जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप भी दे रहे हैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल एप्ट आर्ग्यूमेंट है। एक अश्योर्ड बिजनेस वाला मॉडल है, कई सालों तक कंपनी के पास में जो उनकी ऑर्डर बुक है वो फुल रहने वाली है। छोटे साइज का आईपीओ तो बहुत डिमांड यहाँ पे रहने वाली है, तो लिस्टिंग के बाद में जो गेन है वो काफी अच्छे आएंगे। तो आपको यदि शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना है तो मेरा मानना है कि जैसे आईआरसीटीसी का काइंड ऑफ जो रिटर्न है वो आपको मझगांव डॉक में आगे जाके मिल सकते हैं, क्योंकि शिप बिल्डिंग से लेकर डिफेंस की स्टोरी है। तो बिल्कुल मझगांव डॉक में लिस्टिंग गेन के लिए भी और आगे के लिए भी आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे रहेगा मेरा मानना है यूटीआई एएमसी का आईपीओ। ये आईपीओ में भी आपको लिस्टिंग गेन तो बनेंगे ही बनेंगे और लॉन्ग टर्म में क्योंकि जो एएमसी के बिजनेस है उसमें काफी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जो वैल्यूएशन पे जिसपे ऑफर किया जा रहा है 554 रुपए के आसपास, 552 से 54 की रेंज में, तो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है जो एचडीएफसी और जो निप्पॉन जो लिस्टेड पीयर्स है उससे काफी डिस्काउंट में मिल रहा है। जरूर उतना अग्रेशन नहीं है पर उनके पास में जो गवर्नमेंट का करीब 40% बिजनेस है तो वो कंसिस्टेंसी आगे जाके भी रेवेन्यू में बना के रखेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इन दोनों आईपीओ में रिटेल निवेशक फोकस करे, इन दोनों में ही बेटर रिटर्न मिले। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों ही आईपीओ में पैसा लगाने की राय। मझगांव डॉक ज़्यादा बढ़िया है और इसके साथ ही आपका दूसरा आईपीओ जो है यूटीआई एएमसी, वहाँ पर भी आप पैसा लगा सकते हैं। ओके, आइए 2 बिल्कुल बैक टू बैक, एक कुणाल जी राकेश जी के लिए और एक वागले साहब के लिए, दोनों बजा दीजिए, फिर मैं बता दूंगा है क्या मामला। जी वागले साहब, शुरुआत पहले आप करिए। अनिल जी, क्लियर कट ब्रेकआउट है बड़ा वाला पेज इंडस्ट्रीज में। अभी भाव है 21,550 570 के आसपास, यहाँ पर लीजिए 21,450 तक लीजिए, उससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए। 21,250 का स्टॉप लॉस होगा और 22,200 जो यहाँ से भी लगभग एक 700 रुपए की मूव मुझे दिखाई दे रही है। और पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 22,600 है। पोजिशनली 2 से 3 दिन में 22,600 तक मैं अपसाइड देख रहा हूं। जी राकेश जी बताएं सर। ठीक है अनिल जी, वागले जी ने सब कुछ बोला। एक चीज ऐड करना रह गए हैं कि इसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट कुणाल जी के एसेंशियल कमोडिटी वाले स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मैंने और राकेश जी ने इसको पहले भी रेकमेंड किया है, वहां से बिल्कुल सीधी बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और आज 21,000 की एक बड़ी रेजिस्टेंस पार हुई है। तो बिल्कुल वागले जी के साथ में और राकेश जी हैं, खरीद करके चलें। 21,200 पर स्टॉप लॉस रख लें। 22,500 का एकमात्र टारगेट होगा। 21,200 का स्टॉप लॉस, 22,500 का टारगेट। कुणाल जी आप भी है ना, मतलब कभी कभी ये आइडिया इतने क्रांतिकारी कहाँ से लेकर आते हैं कि शेयर इसमें क्रांति चल रही है कि आपके फार्मा शेयरों में कोई सोच नहीं सकता था कि पेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को भी लोग एसेंशियल कमोडिटी में ला सकते हैं। ये मतलब ये कहाँ से आया दिमाग में आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये मतलब ये मंदड़ियों के सरगना आशीष मदान, मतलब ये कहाँ से लेके आते हैं आप इसे? अनिल जी देखिए, ये तो अति आवश्यक वस्तु है अनिल जी, इससे ज्यादा आवश्यक तो कुछ है ही नहीं। तो इसको तो अनिल जी तत्काल प्रभाव से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत इसको तो वो बिल्कुल वो देना ही चाहिए अनिल जी स्टेटस। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में आप जब ट्रेडिंग करते हो तो फिर तो और भी ज़्यादा जरूरी है। ओके, इस बीच सेबी की अहम बोर्ड बैठक, और सेबी की अहम बोर्ड बैठक में जो कुछ एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस की थी उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है। लिस्टेड कंपनी की जो सब्सिडी कंपनीज होती है उनके मर्जर्स वगैरह की इस सिचुएशन में उनके डीलिस्टिंग नियमों को थोड़ा आसान करने की कोशिश की जा रही है। लिस्टेड सब्सिडीज को मर्जर के वक्त डीलिस्टिंग से नियमों से छूट मिलेगी। विस्तार में इन सारे नियमों पर हम और आपके सामने रखेंगे। इसमें रिवर्स बुक बिल्डिंग से छूट मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर ऑपरेशनल दिक्कतें हैं उसे ठीक करने की कोशिश सेबी की बोर्ड बैठक में आज की गई है। और ये नियम जो होंगे वो सिर्फ लिस्टेड पेरेंट और लिस्टेड सब्सिडीज के मर्जर पर लागू होंगे। अनलिस्टेड सब्सिडीज को शायद इससे छूट मिलेगी। देखना होगा विस्तार से आगे इस पर और क्या कुछ होता है। तो आज की बोर्ड बैठक में एक तो डीलिस्टिंग के नियमों को लेकर चर्चा होनी थी, दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को लेकर कई सुधार होने थे। तो ये दो बड़ी चीज़ें होनी थी जो सेबी की बोर्ड बैठक में आज होने थे। उसमें से कुछ खबरें आपके सामने इस वक्त आती हुई दिख रही है, ये आपके लिए। आइए, बाजार स्टेबल है 21,500 के आसपास। निफ्टी बैंक निफ्टी वक्त बिताता हुआ, और JSPL क्या सही वक्त पर रिकमेंड किया है सेठी साहब ने, और आप देखिए 5% मजबूत हो चुका है JSPL का शेयर। यहाँ पर मजबूती और बढ़ती हुई दिख रही है। JSW स्टील ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छी मजबूती होती दिख रही है। तो जरा इस पर एक बार मैं राय ले लूं। विश्वेश जी, JSW स्टील देखिए जरा। अनिल जी देखिए, करंट स्तर के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है इमीडिएट हर्डल है 290 का, जहां पे 5,10,000 शेयर है, और उसके ऊपर 300 रुपए जहां पे 5.5 लाख शेयर है। आज के दिन में जिस हिसाब से बढ़त आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड था, और वहां से 260 से ऑलमोस्ट 286, तो काफी अच्छा 10% का मूव आ गया। मुझे लगता है इन वेरी शॉर्टर टर्म ये क्लस्टर जोन है 290 295 वहां तक जा सकता है। अगर आपकी पोजीशन है तो वहां पे आप बुक कर ले, फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। ओके, कुछ और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहे हैं उन पर हम आगे फोकस कर लेते हैं। उससे पहले भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में हैं, और भसीन साहब के लिए बिगुल 2:50 हो चुके हैं। लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। स्वागत है भसीन साहब आपका। पहले तो अपडेट अगर आप देना चाहें, और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स। अपडेट आपको अभी दिया था सर, HDFC 1700 रुपए पे, वो देखिए आज का डे हाई मार रहा है, तो बने रहिए। और बाकी भी जो आपको कॉल दी थी सारी चल रही हैं। अब आप कहें तो BTSTT में एक है जो मैं दे दूं सर। जी सर बताएं। तो सर बाय है मेरा फेवरेट शेयर, जो एंटरटेनमेंट में आउट परफॉर्म कर रहा था ऑन द बेस ऑफ नंबर्स और व्यूअरशिप। सन टीवी 471, 71.5 का भाव है, 463.50 का स्टॉप लॉस, 495 का टारगेट। ओके, तो सन टीवी में खरीदारी करें, 471 472 इसी रेंज में खरीद लीजिए। अभी जो चल रहा है
463.5 ₹463.50 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 495 495 ये होगा टारगेट जिसके लिए सन टीवी में आपको खरीदारी कर दी। 4 पिक्स ऑलरेडी वसंत आप दे चुके थे, उसमें से HDFC लिमिटेड बड़ी तेजी से दौड़ लगाता हुआ आपको नजर भी आएगा। तो ये वो स्टॉक है जहां पर तेजी भरपूर बनती हुई दिख रही है। तो चलिए यहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय अब सन टीवी में आती हुई दिख रही है। आइए आगे बढ़े उससे पहले एक बार जल्दी से डिफेंस शेयरों में थोड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई है, उसमें कुछ डिफेंस के ऑर्डर्स पास किए गए। आइए पूरी डिटेल्स लेते हैं पूजा के साथ। पूजा हमारे साथ है, पूजा बताइए। जी, डिफेंस शेयरों में काफी समय से हम देख रहे हैं कुछ अच्छी खबरों के कारण एक अच्छा एक्शन इस पूरे स्पेस में बना हुआ है और सरकार जिस तरह से लगातार डिफेंस के ऑर्डर और अधिग्रहण पर फोकस कर रही है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही कंपनियां ऐसी है जिनकी काफी बड़ी बेनिफिशियरी बताई जा रही है। और अब कल सरकार की बैठक भी हुई थी जिसमें कि 2290 करोड़ के जो हथियार और उपकरण थे वो खरीदने की भी मंजूरी दे दी थी। और कुछ दिन पहले ऐसी भी खबर आई थी कि डिफेंस सेक्टर में FDI निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है, 49% से बढ़ाकर अब 74% ये सीमा कर दी है। तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जिनकी वजह से हमने देखा कि डिफेंस जो पूरा स्पेस है वो लगातार एक एक्शन में बना हुआ है। सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं, सरकार का MSMEs पर भी फोकस हो रहा है और माना जा रहा है कि अगले 5 से 7 साल में रक्षा मंत्रालय करीब 4 लाख करोड़ के नए ऑर्डर वहां से आने की संभावना है पूरे MSME स्पेस के लिए। अब इन सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो हम लगातार बात कर रहे हैं कंपनी के बारे में वो बताया जा रहा है HAL एक काफी बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि सरकार ने 101 डिफेंस आइटम के इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी थी जिसमें कि HAL का काफी ज्यादा एक्सपोजर था। और हमने देखा बीते कुछ महीनों में कुछ बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। 11,000 करोड़ का जो ऑर्डर है डिफेंस मंत्रालय की तरफ से उसमें कंपनी कामकाज भी करने वाली है। तो ये कुछ ऐसी जो खबरें निकल कर आ रही है वो काफी पॉजिटिव है स्पेस के। कुछ और स्टॉक BEML, भारत डायनामिक्स, L&T ये डिफेंस स्पेस के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर क्या स्टॉक्स जी तो ये सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर आपको नजर आएगा और तेजी भी होती दिख रही। भले ऑर्डर की साइज छोटी हो लेकिन मूड बनाने के लिए काफ़ी है और डिफेंस शेयर में फिर से एक तेजी के लिए ये काफ़ी है। तो इसी वजह से आज आप देखिए तमाम डिफेंस शेयर फिर से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक और शेयर मजबूत होने की तैयारी में जो बताएंगे वागले साहब, जाहिर सी बात है आज को कॉल बाय के ही होंगे, शॉर्ट के तो होंगे नहीं, तो मैं अंदाज से कह रहा हूँ बाय कॉल वागले साहब की तरफ से आने की तैयारी में। बिगुल वागले कमांडर। अनिल जी फॉर चेंज आप बताएं। अनिल जी कैश वाला स्टॉक है और बड़ा वाला ब्रेकआउट है, इसमें भी स्टॉक है सीएट। ये मेरे रडार पर एक 1005 पर आया था, अभी एक 7-8 रुपए की मूव आई है। यहाँ पर बाय करे 1005 तक ऐड करे। मुझे लगता है ये 1100 तक जाने की तैयारी। मैंने बहुत छोटा ट्रेडिंग टारगेट दिया है 1040 का, लेकिन अभी 1021 ऑलरेडी हो गया। मुझे 1100 तक की पोजिशनल व्यू दिख रही है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 990 का, 990 के नीचे जाता है तो काट ले। ऑन द अपसाइड 7 से 8% की अपमूव 2 से 3 दिनों में या में भी 4 दिनों में मिल सकती है। ओके तो ये है आपके लिए सीएट में खरीदारी करने की राय। 1005 1015 की रेंज में खरीदारी करें। 990 का स्टॉप लॉस लगाए। 1040 पहला टारगेट है जहां तक पहुंचने की तैयारी में बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ सीएट। और यहां पर आगे आप 1100 रुपए के टारगेट के लिए कर सकते हैं खरीदारी। ओके तो ये आपके लिए खरीदारी की तरफ का कॉल आता हुआ वागले साहब की तरफ से सीएट में। ओके 3 बज चुके हैं, बजने की तैयारी में है और कुछ और बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आने की तैयारी में है इस वक्त। लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में हैं उन पर एक बार नज़र डाली जाए। गुफिक बायो ये 12% मजबूत है। आज सुबह आशीष कुकरेजा साहब ने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी। इलेक्ट्रो स्टील ये 10% मजबूत है। मालामाल वीकली का हमारा स्टॉक मुझे याद है 15-16 रुपये के आसपास रिकमेंड किया गया था मालामाल वीकली में। इलेक्ट्रो स्टील आज 11% ये मजबूत है। और जो ये सारे आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टॉक्स जो चल रहे हैं उसमें से अभी आपने पेज इंडस्ट्रीज़ की बात की, रेमंड्स ये मजबूत है,
KPR मिल्स मजबूत है 10%, KPR मिल्स मजबूत है, रेमंड्स 7% मजबूत है। और एक और स्टॉक जिसका जिक्र करना चाहिए वो है GMM फॉडलर, ये भी आज 5% मजबूत है। 3432 का लो बनाने के बाद 3800 यानी कि निचले स्तरों से लगभग 400 रुपये ऊपर आया है। एक बार आशीष जी आपसे राय लेना चाहता हूँ GMM फॉडलर पर, क्या कहेंगे आप? फाइनली नीचे के सर्किट लगना बंद हुए हैं और आज स्टॉक में जान लौटी है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अभी जो उनका ऑफर फॉर सेल का प्राइस था तो उसके आसपास अभी स्टॉक ऑलरेडी आ गया है, तो मुझे नहीं लगता था कि अब कोई बहुत ज्यादा डाउनसाइड स्टॉक में बाकी है। और बिल्कुल एक वैल्यू बाइंग है इस लेवल पर, क्योंकि अब नए इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं और थोड़ा सा लिक्विड भी हो जाएगा स्टॉक आगे जाकर। तो मेरी भी स्टॉक में बाय करने की सलाह रहेगी और मुझे लगता है ये वापस स्टॉक करीब 4,500-5,000 के बीच में जाके सेटल होगा। ओके तो यहाँ पर नज़र रखिए, GMM फॉडलर वापस शायद 4,500-5,000 की तरफ जा सकता है, पर एक्शन इस स्पेस पर आपको भरपूर आते हुए दिख रहा है। ब्लू डार्ट पर तो हमने बात करी है, और भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर नजर रखिए, वहां पर भी मूव आ रही है। थोड़ी देर में उन पर भी चर्चा करेंगे, पर तब तक सुमित जी के पास चलते हैं, उनके पास एक और कॉल तैयार है। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक वीक काउंटर मेरे हाथ में आया है, सेल करके चलने का सलाह रहेगा। ऑप्शंस के जरिए इंडिगो में 1240 का पुट अभी 64-65 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इंडिगो में वीकनेस दिख रही है, इंडिगो में 1240 का पुट लेने का सलाह रहेगा। इंडिगो में कल का लो ब्रेक हुआ है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड की कैंडल आज फॉर्म हुई है। ऐसा लग रहा है इंडिगो यहां से 1200 रुपए से लेके 1180 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। इंडिगो में जब तक अभी ऊपर में 1280 के लेवल नहीं टूटेंगे तब तक स्टॉक वीक है। तो 1240 का पुट अभी CMP पे खरीदारी करें। 50 रुपए का इस पुट में स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 50 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। और जो टारगेट्स में इंडिगो में दे रहा हूं 1200 से लेके 1180 के, ये टारगेट्स जल्दी ही इसके अंदर देखने को मिलने चाहिए। मार्केट्स में थोड़ा भी करेक्शन आया तो इंडिगो में फॉल अच्छा देखने को मिलेगा। तो ऐसा होने पे इस पुट के जो टारगेट होंगे 80 रुपए से लेके 90 रुपए तक ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। बाय इंडिगो 1240 पुट एट CMP, स्टॉप लॉस 50, टारगेट 80 से 90। इंडिगो में आप गिरावट देख रहे हैं और तेजी के माहौल में आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, तो यहाँ पर नजर रखते हैं। पर ऑटो यूनिवर्स में बढ़िया तेजी आ रही है। फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स तो आज ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो एंसिलरीज में अच्छी तेजी है। ऑटो सेल्स, यहाँ पर हमारी नज़र है, फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, पर उससे पहले सितंबर के महीने में कैसी रही हैं सेल्स, चलिए जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल बताइए, क्या अनुमान लगाया जा रहा है ऑटो बिक्री के लिए सितंबर में? बिल्कुल दीपांशु, देखिए मंथ ऑन मंथ जो है डेफिनेटली काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है अक्रॉस दी सेगमेंट्स। और यहाँ पर जो स्पेसिफिकली सालाना आधार पर अगर आप बात करें तो टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट, यहाँ पर काफी अच्छी तेजी जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जिस हिसाब से अब इन्वेंट्री की जो है क्रिएशंस हो रही हैं आगे आने वाले फेस्टिव डिमांड को देखते हुए, उस वजह से भी जो इनके होलसेल फिगर्स हैं वो आपको काफी अच्छे आते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। एंट्री लेवल सेगमेंट में जो है इनकी काफी सारे मॉडल्स हैं और 25% की सालाना बढ़त आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और मंथ ऑन मंथ में भी 23% तक का उछाल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि सालाना आधार पर M&M थोड़ा सा कमजोर रह सकता है अभी भी। इसके अलावा टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प एक क्लियर विनर जो है सितंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों में निकल कर आ सकता है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10.5% की तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और मंथ ऑन मंथ भी जो है करीब 15.5-16% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि जो प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स है, रॉयल एनफील्ड जैसे, वहां पर सालाना आधार पर अभी भी जो है आपको नेगेटिव टेरिटरी में ग्रोथ आता हुआ दिखेगा करीब 2.5% का। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में देखें तो आइशर मोटर्स में 26% की गिरावट अभी भी एक्सपेक्टेड है। हालांकि अशोक लेलैंड काफी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, सालाना आधार पर 7% की ही केवल गिरावट रह जाएगी इसमें, पर मंथ ऑन मंथ आधार पर काफी अच्छी बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 30% की अपसाइड एक्सपेक्टेड है। और अंत में ट्रैक्टर बिक्री जो पिछले 4-5 महीनों से काफी फोकस में और बहुत अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है, यहाँ पर भी आपको जो है ये तेजी बरकरार रहेगी। खासकर एस्कॉर्ट्स में अगर आप देखें, इनफैक्ट M&M भी मंथ ऑन मंथ आधार पर ऑलमोस्ट 75% से भी ज्यादा की बढ़त जो है आपको इस सेगमेंट में से आती हुई नजर आ सकती है।
ओके तो नज़र रखिए जहाँ तक पूरे के पूरे ऑटो स्पेस का सवाल है, यहाँ पर हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। हालांकि आज हमारे चैनल पर लगातार एक्सपर्ट्स ने आपसे हीरो मोटो पर खरीदारी की राय दी है। 2-2.5% ऊपर है स्टॉक, कल भी इसके बारे में चर्चा हो रही थी। बाकी फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स में आज थोड़ी सी आप सुस्ती ज़रूर देख रहे हैं। आशीष जी, ऑटोज आप किसी नाम के साथ जाना चाहेंगे करेक्शन के बाद? क्या M&M अट्रैक्टिव लग रहा है या कोई और ऑटो स्टॉक जो आपको पसंद हो? जी, 2 स्टॉक जो मुझे पसंद है और मेरा मानना है कि इस मंथ के जो उनके आंकड़े भी काफी बेहतर आने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो एस्कॉर्ट्स और दूसरा रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। दोनों में अच्छे मंथली नंबर्स आने की बिल्कुल ब्राइट पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जहाँ तक ट्रैक्टर की बात है तो ट्रैक्टर तो इनफैक्ट जो रूरल इंडिया में जो डिमांड में एक्सप्लोजन हुआ है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट एस्कॉर्ट्स को मिलने वाला है। और उनका जो अभी जेवी जो हुआ है कोबूटा के साथ में, जैसे 60% 60-40 का जॉइंट वेंचर है, तो उसका भी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो एस्कॉर्ट जरूर एक बड़ा रनअप हमने कल देखा स्टॉक में, बट मेरा मानना है कि इस मंथ के आंकड़े आने के बाद में ये स्टॉक और चलने वाला है यहाँ से। तो आज सिर्फ 1% स्टॉक ऊपर है, तो बिल्कुल इसका फायदा लिया जाए और स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जाए। ऐसे हीरो मोटोकॉर्प में भी मेरा मानना है कि क्योंकि रूरल इंडिया में जो उनका नेटवर्क है वो अनपैरेलल है, तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी लास्ट मंथ के नंबर्स का भी हीरो मोटोकॉर्प रहने वाला है। और इसलिए आज स्टॉक 3% आप है, पर मेरा मानना है ऐसे 100 से 150 रुपए हीरो मोटोकॉर्प में और बनने वाले हैं। ओके तो 150 रुपये की और तेज़ी हीरो मोटोकॉर्प में आपको आती हुई दिख सकती है। ऑलरेडी आज देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। और आज दिन है टायर स्टॉक्स का, तो फ्रंटलाइन ऑटोज़ में उतना एक्शन नहीं है जितना आप टायर स्टॉक्स में देख रहे हैं। C8 पर नज़र डालिए, JK टायर है, बालकृष्णा है, अपोलो टायर्स है, MRF भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टायर स्टॉक्स में भरपूर एक्शन ज़रूर आ रहा है। ये एक स्पेस है जहाँ पर नज़र रखनी चाहिए और हम लगातार आपको यहाँ पर कॉल्स भी लाकर देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अपोलो टायर्स पर एक बार फिर से नज़र डाल दीजिए, यहाँ पर बढ़िया मूव आ रहा है और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। वागले साहब, अपोलो टायर्स पर आपने पहले भी बात करी थी सर, और अपोलो टायर्स फिर से मूव कर रहा है। आज की आपकी पिक ऑफ द डे भी थी, 130 के लेवल्स पर है और ऊपर जाते हुए देखते हैं। यहाँ से कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिविजन देना चाहेंगे अपोलो में? वागले साहब, अपोलो टायर्स टारगेट स्टॉप लॉस में कोई रिवीजन सर? शायद थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है वागले साहब के साथ, दोबारा उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट नज़र रखिए, अपोलो टायर्स वागले साहब की आज पिक ऑफ द डे था, वहाँ पर आपने एक्शन देखा है। बाजार में आप थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं। एक बार वापस बैंक निफ्टी को पुलअप कीजिए, बिकॉज 21,500 के पार जाने के बाद बैंक निफ्टी फिर से थोड़ा ढीला हो गया है और अब 21,400 के नीचे आ गया, 21,350 की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो जो बैंक्स में खरीदारी आई थी वो सस्टेन नहीं हो पा रही है और आप लगातार बैंक्स में वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। तो ये एक वीक स्पॉट ज़रूर है मार्केट का। नितिन जी, जिस तरह से बैंक निफ्टी पर थोड़ी फिर से गिरावट आई है, कोई कंसर्न होगा यहाँ पर सर? और एक इंडसइंड बैंक पर आपकी कॉल जानना चाहूँगा। लगातार 2 दिनों से वीकनेस दिखा रहा है, आज भी 4% नीचे है। इंडसइंड बैंक पर कोई ट्रेड बनता है? देखिए, बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों जो नीचे आई है, बट जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुझे सेलिंग नहीं दिख रही है। जैसे कि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में ऊपर से करीब 50 पॉइंट का करेक्शन आया है, बट जो उसको मेजर हैवी वेट्स हैं उसमें अभी भी बाइंग सिग्नल मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में आ रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में जो ऊपर से करेक्शन करीब 150 पॉइंट की आई है, बट ये 21,200 21,300 की रेंज में बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी वहां से हम लोग 50 पॉइंट ऊपर हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ गिरावट आनी चाहिए या हमें पुट ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कॉल ऑप्शन जो हमने ली है वो जरूर नीचे आई है, बट उसको होल्ड करना चाहिए और पूरी उम्मीद लग रही है कि बाउंस आएगा, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसमें अभी भी काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं इंडसइंड बैंक की जैसे आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में 2 दिनों में अच्छी बाइंग आई थी, आज थोड़ा सा कूल ऑफ है। ये सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक में ऐसी ही फॉर्मेशन है, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, सिमिलर फॉर्मेशन है। बट ये कूल डाउन है, मुझे लग रहा है कि वापस से पिकअप होना चाहिए। इंडसइंड बैंक भी वापस से हो सकता है 580 की तरफ जाने की पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे जो रोलोवर्स के हिसाब से मुझे 520 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल HDFC बैंक में इंडसइंड बैंक में दिख रहा है। 520 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें, या
अगर बाय करना है तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। 580 तक के टारगेट आपको इंडसइंड बैंक में मिल सकते हैं। ओके, तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। इस वक्त थोड़े नीचे आए लेकिन 11,200 को अभी तक होल्ड किया है और 21,400 के आसपास होल्ड करता हुआ बैंक निफ्टी भी। आइए सुमित जी का सुपर हिट आपके लिए। स्वागत है। अच्छा, सुमित जी तो हमारे साथ ही। सुमित जी बताइए सर, आपका सुपर हिट शेयर लॉन्ग या शॉर्ट? अनिल जी शॉर्ट है। मार्केट्स में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, तो यहां से थोड़ा सा दबाव और देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो सेलिंग देखने को मिल रहा है वो स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने आज वीकनेस दिखाया है। ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे 2850 का पुट लेने का सलाह रहेगा, जो कि 80-81 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है। बाय बजाज ऑटो 2850 पुट एट 80-81। बजाज ऑटो के अंदर अनिल जी दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिन के लो स्टॉक ने आज एक दिन में तोड़े। मेरे को ऐसा लग रहा है कि चार्ट्स को देखते हुए कि बजाज ऑटो यहां से 100 रुपए का फॉल दिखाएगा, जिसमें 2800 से 2780 रुपए तक का लेवल बजाज ऑटो में देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए बजाज ऑटो में 2850 का पुट अभी सीएमपी पे लेके चलने का सलाह रहेगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 50 रुपए का, और जो फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो फॉल 1 से 2 दिनों के अंदर या शायद 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो इसके टारगेट्स होंगे ऊपर में 110 रुपए से लेके 125 रुपए तक। बाय बजाज ऑटो 2850 पुट एट सीएमपी 80-81 रुपीज, स्टॉप लॉस 50 रुपीज, टारगेट 110 से 125 रुपए तक इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग यार। बजाज ऑटो का चार्ट तो अगर आप देखें तो एकदम फिसल पट्टी जैसा बना हुआ है, बिल्कुल स्लोप एकदम। इंट्राडे चार्ट जहाँ खुला वहीं से एकदम धीरे 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 3:30 बजे ऐसा लग रहा है कि दिन के लोएस्ट पॉइंट पर ही बंद होगा। तो 2850 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय, इसीलिए 80 रुपये के आसपास 50 का स्टॉप लॉस, 110 से 125 के टारगेट के लिए। बाजार इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहे हैं। 11,200 के आसपास आते ही फिर से खरीदारी भी आती है, शॉर्ट कवरिंग वहाँ से आती है, और लेकिन ऊपरी स्थानों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है। तो दोनों तरफ के ट्रेड बड़े तगड़े और जोर से पड़ते हुए दिख रहे हैं। लगता है कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट में, खबरों के दम पर या दोनों ही तरीके से। बाजार और स्टॉक आप देखिए तो बढ़ने वाले शेयरों की तादाद एक्चुअली अब कम होती जा रही है, गिरने वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी भी स्टेबल हैं, सिर्फ 40 पॉइंट ही कमज़ोर हैं, जैसा कि पहले भी था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कारोबार बाजार में इस वक्त आपको देखने को मिलेगा, और दोनों ही तरफ के ट्रेड होते दिख रहे हैं। तो दीप ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि बाजार में दोनों ही तरफ ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है बचा हुआ 25 मिनट का जो टाइम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि हरे निशान में आज हम बंद हो पाते हैं या नहीं हो पाते निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर तो खैर मुश्किल ही है, ऑलरेडी 250 पॉइंट नीचे, तो अब बड़ा मुश्किल लगता है कि हम बंद हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग कारोबार तो जरूर होता दिख रहा है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और इंडेक्सेस तो थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं सर, पर जो ब्रॉडर मार्केट में एक्शन है वो भरपूर है, और कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है सर जो बड़े बड़े ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो यहीं पर थोड़ा एक्शन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आते हुए दिख रहा है सर। मजगांव डॉक के आईपीओ को एक शानदार रिस्पॉन्स मिला है। कल हमने देखा कोचिन शिपयार्ड का दिन था। आज अगर नज़र रखेंगे सर तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। 4-4.5% की तेज़ी है, और थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्पाइक भी आया था। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप डायरेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन देख रहे हैं, जिस तरह से आईपीओ मार्केट्स की भी एक्टिविटी है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन है वर्लपूल, यहां पर हम एक थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था, फिर से खरीदारी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक और स्पेशली वाइट गुड स्टॉक्स में हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। कुणाल जी, वर्लपूल में बड़ा स्पाइक आया है, 2200 के लेवल्स पर आया है स्टॉक, यहां पर कुछ एक्शन दिखता है यहां से? देखिए बिल्कुल एक्शन दिखाई पड़ रहा है दीपांशु। मुझे लग रहा है कि एक 2150 की रेजिस्टेंस थी जिसको आज इंट्राडे में स्टॉक ने पार किया है, और अब अगला रेजिस्टेंस 2250 का है। तो 2250 मुझे लगता है कि काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस रहेगा। मूवमेंट तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 2250 पर हो सकता है कि करंट रैली एक बार के लिए रुक जाए। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहने की राय है, नई खरीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। 2250 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तब इसमें खरीदारी की राय है। ओके,
तो ये है आपके लिए वर्लपूल। व्हाइट गुड स्टॉक्स पर नजर रखिए, लगातार यहाँ पर आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एक्शन आप पिछले 2-3 दिनों से गोल्ड फाइनेंस लेंडर्स पर भी देख रहे हैं। वागले साहब की तो पिक भी थी मुथूट फाइनेंस जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट मुथूट मणप्पुरम दोनों में ही हमने बढ़िया एक्शन देखा है। क्या है ट्रिगर्स जिसकी वजह से गोल्ड फाइनेंस लेंडर्स फोकस में आ रहे हैं, जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए तेजी की वजह क्या है यहाँ पर? दीपांशु, देखिए काफ़ी सारी ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और आज हमने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस में भी निश्चित स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई और अब 50,000 के पार भी निकलता हुआ सोना दिखाई दिया है। और जब हम देखते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है इन कंपनियों के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम सोने के दाम में भी एक अच्छी बढ़त देखते हैं। गोल्ड लोन में भी इसके चलते एक अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और इससे इनके AUM जो है वहाँ पर भी इनको सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और अब आने वाले समय हम देखेंगे कि फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, इसमें भी जो भी थी जैसे कि गोल्ड के प्राइसेस को आज सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तो एक वजह है ही। इसके अलावा RBI की तरफ से जो नए नियम आए हुए थे उसका जो हैंगओवर बना हुआ था वो भी अब कहीं ना कहीं दिक्कत खत्म हो चुकी है। बैंकों को जो राहत दी गई थी, हमने देखा था कि 75% सीमा होने के बावजूद ग्राहक इतना लोन ले नहीं रहे हैं और बैंक भी 90% के लोन टू वैल्यू पर लोन देने में कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, तो वो भी एक हैंगओवर यहाँ पर इन कंपनियों के लिए खत्म हो चुका है। तो तमाम ऐसी वजह है जिसकी वजह से अच्छी तेजी यहाँ पर बनी हुई है। अगर एक हफ्ते की हम बात करें स्टॉक में रिटर्न की, तो मुथूट फाइनेंस ने करीब 5 से 6% का रिटर्न यहाँ पर दिया। मणप्पुरम फाइनेंस में भी करीब 7% की तेजी देखने को मिली। ओके, तो ये है आपके लिए मुथूट और मणप्पुरम पर एक्शन। मुथूट फाइनेंस पर तो वागले साहब ने आपको बढ़िया ट्रेड भी दिया है और वहाँ पर आपने एक्शन भी आते हुए देखा है। आशीष जी, मुथूट मणप्पुरम यहाँ पर एक्शन फिर से बनता हुआ देखते हैं सर, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस भी अच्छी रैली के बाद करेक्ट हो गए, इन स्टॉक्स में भी अच्छी रैली के बाद हमने करेक्शन देखा है। क्या वापस इन लेवल्स पर वैल्यूएशन सेंस मेक करती है इनकी? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरा मानना है कि 1400 रुपए के लेवल से मुथूट में एक बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, जबकि उसके फंडामेंटल्स में कहीं कोई चेंज नहीं है। यदि आप जून क्वार्टर के नंबर्स भी देखें तो 840 करोड़ का मुनाफा आया था, जो जून 19 में करीब 530 करोड़ के आसपास का था। इतना ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ का क्वार्टर में यदि कंपनी मुनाफा कर रही है तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई रिस्क है पर से। प्लस गोल्ड के प्राइसेस में करेक्शन के बाद में अब दोबारा से कंसोलिडेशन शुरू हुआ है। और सेकंड, जो रूरल मार्केट में चूंकि थोड़ा जॉब लॉसेस हुए हैं या थोड़ा लिक्विडिटी का जो इशू आया है, उसके कारण से उनका जो डिमांड है वो और बढ़ रहा है डे बाय डे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय है इस रिजल्ट सीजन से पहले मुथूट और मणप्पुरम दोनों में पोजीशन ली जा सकती है, पर मुथूट फाइनेंस मेरा पिक नंबर 1 रहेगा इस सेक्टर में। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है, वो देखिए PFC को लेकर। और कुणाल जी जरा PFC के चार्ट तैयार कर दीजिए, क्योंकि खबर और रिजल्ट पर चार्ट आपको तैयार करने होते हैं। जो खबर आ रही है वो ये कि सरकार के साथ PFC ने एक करार किया है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एग्रीमेंट, और सरकार ने 36,000 करोड़ का आय का लक्ष्य ये तैयार किया है PFC के लिए। तो PFC के लिए खबर आती हुई दिख रही है, इस पर फोकस करिए। तो ये खबर है PFC के लिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई नजर आएगी। सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का आय का लक्ष्य PFC के लिए तैयार किया है। ये है खबर जिस पर आपको फोकस करना है। ये माफ़ कीजिएगा, ये लक्ष्य तय किया है 2020-21 के लिए। ये रेवेन्यू टारगेट है जो सरकार ने PFC के लिए तय किया है। कुणाल जी चार्ट देखिए PFC के। अनिल जी देखिए 89.5 से 90 रुपए के बीच में एक बहुत कड़ी रेजिस्टेंस इस चार्ट पर दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि देखिए पुल बैक तो 2 दिनों में बहुत शानदार हुआ है, लेकिन एक बार ये स्टॉक 90 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करने लगे तब फिर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तब इसमें आपको शॉर्ट कवरिंग भी होते हुए दिखेगी और फिर 96 रुपए तक की जगह खुल जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 89.5 90 के जो ये बैंड है ये पार हो, इसके बाद फिर इसमें खरीदारी करेंगे। ओके, तो 90 रुपए के पार निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी करें। फिलहाल ये खबर है आपके लिए, इस पर फोकस करिएगा। तो ये है आपके लिए। आइए अब वक्त एक कैश का ऑप्शन जय ठक्कर करें हमारे साथ। बताएं जय।
गुड आफ्टरनून अनिल जी। मॉर्निंग में जो हमने पुट दिया था, कल जो पुट दिया था 11,250, वहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी। इनफैक्ट वो 75 और 85 वाला पुट 107 तक गया तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेडर्स को मुनाफा हुआ रहेगा और एज एंटिसिपेटेड एक करेक्शन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। बट जैसे ही अनिल जी मेरा एक व्यू था कि जैसे डिप आती है तो हमें वहाँ पे बाय करना है। सो 11,200 का इन द मनी कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीद कर चलना है। ये चल रहा है अभी 77 78 के आसपास अनिल जी, तो इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अनिल जी लगाएंगे नीचे में 43 का। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो है 109 का, दूसरा टारगेट बनेगा लगभग 125 का, 109 125। ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है 77 78 के रेंज में। 43 का स्टॉप लॉस रहेगा। 11,200 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। अनिल जी बैंक निफ्टी में काफ़ी करेक्शन आया तो एज यूजुअल बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अंडर प्ले कर रहा है। मतलब कहूँगा कि लगाड़ है ये पूरे राइज में, रैली में, और जो रहते आया है इनफैक्ट मार्च से। बट देन कहीं ना कहीं उसका एक जो डिप आना था वो आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और अप मूव हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ लॉन्ग साइड पर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पे तेजी करके जा सकते हैं। निफ्टी में 11,200 का कॉल खरीदना है। ओके 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 77-78 रुपए के आसपास, 77-78 के आसपास। 43 का स्टॉप लॉस लगाइए। 109 और 125 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये राय है आपके जय की तरफ से। जय, ये तो हो गया आपका ऑप्शन निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी कोई ऑप्शन या फिर कोई आपका जैकपॉट भी है? बिल्कुल अनिल जी, एक स्टॉक ऑप्शन अनिल जी है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वो स्टॉक में, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसमें दे दूंगा। जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी अनिल जी, मॉर्निंग में माइंड ट्री में तो अनिल जी काफ़ी हमारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मूव देखने मिला। अभी अडानी एंटरप्राइज का 300 वाला कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो करीब 18.5-19 के रेंज में मिल रहा है। 18.5-19 के रेंज में मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है। 14 का स्टॉप लॉस रहेगा, 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है अनिल जी वो है करीब 23 रुपये 20 पैसे का। दूसरा टारगेट बनकर आ रहा है वो है 26 रुपये का। 23.20 एंड 26, ये दो टारगेट्स के लिए अडानी एंटरप्राइज का 300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है जो ऑलमोस्ट एट द मनी है। बट मैं कहूँगा कि फाइनली ये स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है। लास्ट 2-3 दिनों से हमें एक अच्छी अप मूव देखने मिली और फाइनली आज एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज भी हो रहा है। हालांकि ऊपर अच्छा खासा गया था, आज डेज हाई अगर हम देखें तो 307 तक गया था, तो वहां से थोड़ा बहुत वापस एक पुल बैक आया है ये स्टॉक में, बट वो रीटेस्ट हो रहा है वो ब्रेकआउट लेवल का, ऐसा मैं मानता हूँ। सो ये लेकर चलना चाहिए। अडानी एंटरप्राइज में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 320 से लेकर 325 की जो रेंज है वहां तक कोई मुझे खास मेजर हर्डल नहीं दिखाई दे रहा है ना जी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ। ओके ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज में 300 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदिए 18-19 रुपये के आसपास। 14 रुपये का स्टॉप लॉस, 23 रुपये और 26 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। दीप 3-20 की स्ट्रेटेजी के लिए हम तैयार हैं, आप चाहें तो बिगुल बजा सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, बिगुल भी तैयार है, तो जान लेते हैं अनिल जी की 3-20 की स्ट्रैटेजी क्या है बिगुल के बाद। अनिल जी, ग्लोबल एक्शन बिल्कुल वैसा ही है सर जब हमने लास्ट आपकी स्ट्रैटेजी ली थी। डाउ फ्यूचर्स में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी 25-30 अंकों की गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग उन्हीं लेवल्स पर हैं और यूरोप के बाजारों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है सर, आधे से 1% की ही गिरावट है। तो ग्लोबल क्यूज तो वैसे ही हैं, बाजार के लेवल्स भी रिकवरी के बाद थोड़े सुस्त पड़ गए हैं। बताइए क्लोजिंग से पहले कुछ करके जाना चाहिए। दीप मैं 2 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक्चुअली विश्वेश जी के लिए बिगुल की तैयारी, क्योंकि टाइम कम रह गया और विश्वेश जी के तो स्टॉक कॉल्स होते, तो पहले एक बार विश्वेश जी के लिए बिगुल, विश्वेश का विशेष। बताइए विश्वेश जी। स्टॉक है सीमेंस
अनिल जी, एक स्टॉक है सीमेंस, उसके अंदर में काफी दिनों बाद आज मूवमेंट देख रहे हैं। मेरे हिसाब से गया भी था ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद पुल बैक किया और अभी 1260 पे मिल रहा है। तो मैं कूल ऑफ की वेट कर रहा था, क्योंकि मैंने क्या देखा है अभी आजकल ये पैटर्न हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन स्टॉक मूव करता है और बाद में कूल ऑफ आता है, तो कूल ऑफ में पकड़ना बेटर रहता है। तो करीबन 1260 के आसपास चल रहा है सीमेंस, मुझे लग रहा है परफेक्ट ब्रेकआउट है, काफी मंथ का कंसोलिडेशन अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे सीमेंस में खरीदारी करनी चाहिए अनिल जी, जिस तरह से सेटअप है 1240 के स्टॉप लॉस अगर सीमेंस में बाय करते हैं तो मुझे लग रहा है 1300-1320 तक के आपके टारगेट रहेंगे। ये बीटीएसटी कम 3-4 दिन का पोजिशनल ट्रेड रहेगा, क्योंकि चलने के बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ बेटर प्राइस टू एंटर राइट नाउ। तो सीमेंस को बीटीएसटी करके जाना चाहिए। ओके, सीमेंस में खरीदारी करें बीटीएसटी के तौर पर। ये है राइस इस वक्त विश्वेश जी की 1260 के आसपास खरीदिए, 1240 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, 1300 और 1320 के टारगेट के लिए। हाँ दीप, अब मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे आप देखेंगे तो फिलहाल 11,200 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी भी 21,450 21,500 के आसपास ही बंद हो रहा है, तो डेटा ठीक है। और अमेरिका के बाजार भी कोई खास कमज़ोर नहीं है, 30-40 पॉइंट ही डाउ फ्यूचर्स नीचे, हालांकि यूरोप नीचे। लेकिन समाउ आखिरी 1 घंटे की स्क्रीन देखकर मेरा लॉन्ग पोजीशन के लिए कॉन्फिडेंस कम बन रहा है कि फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाई जाए। इंस्टेड में एक चीज़ कहूँगा दीप, जो कर सकते हैं, अगर आपकी तेजी की पोजीशन को आप होल्ड करिए, स्पेशली स्टॉक्स में जो आपकी तेजी की पोजीशन है, अभी कोई ऐसा संकेत है नहीं, लेकिन आप हेजिंग करके जाइए। और हेजिंग करने के लिहाज से मैं आपको एक 11,200 का पुट खरीदने की राय दूंगा। निफ्टी पर 11,200 का पुट खरीदिए। अभी चल रहा है आपका निफ्टी 11,220 स्पॉट लेवल का चल रहा है, और मैं आपको ये हेजिंग के लिहाज से खरीदने की राय दे रहा हूँ। 11,200 का पुट आप निफ्टी का लीजिए, और ये पुट आपको मिल रहा है लगभग 50 रुपये के आसपास, और इस पे स्टॉप लॉस आप 30-35 रुपये के आसपास रख लीजिए, 30 रुपये रख लीजिए। 20 पॉइंट का 20 पॉइंट तो ठीक है, 20 पॉइंट जितनी रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, और पुट आपको बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिल रहा है, तो 20 पॉइंट की रिस्क है। और मुझे लगता है कि अगर कल एक थोड़ा भी नीचे आपको गैप मिला तो 75 रुपये, उसके बाद 100 रुपये और 110 रुपये तक के टारगेट के लिए आप ये पुट खरीद सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर पुट खरीदने की राय होगी, और रिस्क 15 से 20 रुपये की है, 35 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, और यहाँ पर आप 11,200 का पुट ले सकते हैं। ये पुट या तो वो लोग लें जो 20-30 रुपये की रिस्क, 20-25 रुपये की, 15 रुपये की रिस्क ले सकते हैं वो, या फिर आपकी तेजी की पोजीशन के सामने हेजिंग के तौर पर ले लें, ताकि आपको मैं फिर कह रहा हूँ, डेटा में कोई खास मुझे रुझान नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ये लगे कि ये पुट खरीदना चाहिए, लेकिन तेजी की पोजीशन के सामने हेज रखना इसलिए ज़रूरी है। 2 वजह बता देता हूँ। पहला, सेकंड हाफ का मार्केट का मूवमेंट बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा, जैसी मजबूती चाहिए वैसी नहीं हो पा रही। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में, तो अमेरिका के मार्केट आज किसी भी तरह का रुझान दिखा सकते हैं, अच्छी मजबूती का ट्रेंड भी बरकरार रख सकते हैं, तो 150-200 पॉइंट कमजोर भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं, तो दोनों ही तरफ किसी भी तरह का मूव आ सकता है। तो आप अपनी तेजी की पोजीशन के सामने पुट के साथ हेज जरूर करके चलें। अगर आपको मंदी नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेजिंग आपकी जरूर रहनी चाहिए। तो अगर आप स्टॉक्स की पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो 11,200 का पुट लेकर हेज कर लें, या फिर जिसको बैंक निफ्टी खरीदना है या बैंक निफ्टी का पुट खरीदना है तो बैंक निफ्टी का खरीदें, नहीं तो निफ्टी का मुझे दिख रहा है 11,200 के आसपास का पुट, चूंकि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बैठ रहा है, 50 रुपये में महंगा नहीं है, और 15-20 रुपये की रिस्क है, ये आप कर सकते हैं। जी दीप। ओके, तो अगर आप चाहें तो पुट खरीद कर जाइए, थोड़ा एक हेज हो जाएगा आपके लिए इस बाज़ार में। सेफ्टी रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और आज शाम को तो एक बड़ा इवेंट भी है, पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है ट्रंप साहब और जो बाइडेन के बीच, तो वहाँ से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी बाज़ार में आपको आती हुई दिख सकती है। नज़र रखते हैं इन लेवल्स पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने आज काफ़ी एक्शन देखा है, और हम लगातार टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्पेस है जहाँ पर वापस एक्शन आया है। आज पेज इंडस्ट्रीज़ पर आपके लिए कॉल आई, लक्स इंडस्ट्रीज़ पर मूवमेंट आया है, रेमंड पर बड़ा स्पाइक आया, और एक छोटा टेक्सटाइल स्टॉक है केपीआर मिल्स जो अब 11% ऊपर है। अरविंद पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी 6% की तेजी आ रही है। तो पूरे के पूरे टेक्सटाइल स्पेस पर एक बढ़िया एक्शन आज के ट्रेड में आपने आते हुए देखा है। नजर रखिए जहाँ से यहाँ पर एक्शन बना है। क्वेस्कॉप एक और कैश में ट्रेडर फेवरेट स्टॉक जहां पर आपने मूव आते हुए देखे हैं। सुमित जी, क्वेस्कॉप पर कोई ट्रेड बनता है? आज वैसे 5-6% की तो तेजी आ गई है, बट जिस तरह से मूवमेंट आया है, दीपांशु, ये स्टॉक कभी कभी मूव देता है, तो आज ये स्टॉक मूव दे रहा है। क्वेस्कॉप में एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में 380-385 के आसपास का सपोर्ट है,
कल के दिन में अगर आज का जो हाई बना है जो कि 409.80 410 के आसपास है, ये लेवल टूटता है तो कल फिर और तेजी आएगी और फिर 430 से लेके 440 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस कैरी करें, बाकी फ्रेश बाइंग कल देख सकते हैं इसके अंदर। ओके, ये है आपके लिए क्वेस्टकॉप पर सीरीज के 3 दिन हो गए हैं, टाइम आ गया है अब किसी भी स्टॉक का वायदा कारोबार के बैन में आने के। तो जल्दी से जान लेते हैं बैन से बेनिफिट में कौन सा स्टॉक आ सकता है बिगुल के बाद। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष बताइए, इस सीरीज का पहला एंट्रेंट कौन सा हो सकता है? वेदांता होगा दीपांशु। देखिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ने 95% को क्रॉस कर दिया और कुछ ही देर पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी पोजीशन बिल्टअप होती हुई नजर आई। अभी फिलहाल जो पोजीशन है वो करीब 97% के आसपास है, 95% के ऊपर जाता है तब स्टॉक बैन में आता है। यानी निश्चित है कि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वेदांता की पूरी प्रोबेबिलिटी के स्टॉक बैन में आता हुआ नजर आएगा। ओके, वेदांता 96% यहाँ पर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देख रहे हैं, शायद आपको वायदा कारोबार के बैन में आता हुआ दिखता है। तो अक्टूबर सीरीज का पहला स्टॉक वेदांता, और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर भरपूर एक्शन रहा है। डीलिस्टिंग की डेट्स आ गई हैं और साथ साथ 3 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग भी है रिजल्ट्स को लेकर, तो उससे पहले वेदांता में आप एक्शन देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स के लिए वैसे आज अच्छा दिन रहा है और हिंडाल्को में भी हमने एक अच्छी खरीदारी देखी है। ये इस स्टॉक के बारे में एक जल्दी से कॉल ले लेते हैं। वागले साहब, हिंडाल्को में अच्छी मूव आई है 5-5.5% की, अगर किसी के पास है कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए या फिर बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट? दीपांशु, मेरे हिसाब से थोड़ी अपमूव बाकी है। 184-185 तक के स्टॉक जा सकता है, तो अगर आपको बुक करना है एक दिन वेट करिए। मुझे लगता है कल के दिन में 182-184 के लेवल्स मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 174 ब्रेक हुआ तो निकल जाइए। ओके, ये है आपके लिए हिंडाल्को पर राय। फाइनल क्लोजिंग के फिगर्स देख लेते हैं और मार्केट का जो एक्शन रहा है वो भी काफ़ी भरपूर रहा है आज के दिन। दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए, निफ्टी एकदम सपाट क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार फिर से निचले से उसे रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी भी 21,350 के लेवल्स बार बार यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट मिला और अभी भी सपोर्ट लेकर वापस 21,450 के ऊपर आया, बट फिर भी 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हुई है आज। 20 निफ्टी स्टॉक्स करीब पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 30 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं। हिंडाल्को सबसे आगे था, अल्ट्राटेक यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आई है, तो बिरला ग्रुप के दोनों कंपनीज में आपने बढ़िया एक्शन देखा है। सीमेंट स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन रहा है वैसे, अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी, श्री सीमेंट, इन सभी स्टॉक्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। हीरो मोटोकॉर्प लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है और आज आउट परफॉर्म करा है इसने पूरे ऑटो स्पेस को। टाइटन यहाँ पर अच्छी मूव आई है, टीसीएस में एक अच्छा बाउंस बैक आया है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज, साथ ही एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस, इन सभी दिग्गज स्टॉक्स ने आज निफ्टी को अच्छा सहारा दिया है। पर दूसरी तरफ नजर रखिए यूपीएल, यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन आया है। एक दिन की तेजी के बाद ओएनजीसी में बड़ी गिरावट आई है। इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, आईटीसी 2 दिन का रिबाउंड चला और अब 2% गिरकर बंद हो रहा है। और एचयूएल यहाँ पर भी प्रेशर आया। आईसीआईसीआई और कोटक यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट हुई है आज के ट्रेड में। वायदा कारोबार की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स आपको आज एक्टिव दिखे हैं। मेटल्स में जेएसपीएल पर नजर रखिए, यहाँ पर आपको ट्रेड आइडियाज भी मिले हैं। पेज इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल स्पेस से यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। साथ ही माइंडट्री, मुथूट फाइनेंस, वागले साहब के पिक, मदरसन सुमी, अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर आपने अच्छा एक्शन देखा है। अपोलो टायर्स, एस्कॉर्ट्स, सीमेंस, जहाँ पर आपको मल्टीपल कॉल्स मिले, और एक बार फिर अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्फोएज, इन दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छी खरीदारी होती है। देखिए अमर राजा में भी हल्की सी खरीदारी हुई है। बीएचईएल बड़ा ब्रेकडाउन आज, 5.5% की गिरावट। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी दोनों में ब्रेकडाउन आया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 2 दिन के उछाल के बाद आज फिर से गिरावट आपको दिखाता हुआ। साथ ही प्रेशर बना है आज आईजीएल में, टाटा कंज्यूमर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, हैवल्स, इंडरग्लोब एविएशन, पीरामल एंटरप्राइजेस और बंधन बैंक, जो आज ट्रेड में आपको गिरावट देखते हुए दिखे हैं। कैश स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स आज एक्टिव रहे। ब्लू डार्ट एक स्टॉक था जहां पर आपको अच्छा उछाल आते हुए दिखा है। सिम्फनी, यहाँ पर अच्छी मूव आई है। केपीआर मिल्स, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। रेमंड्स एक और स्टॉक जहां पर आपने अच्छी मूव्स आती हुई देखी है। तो टेक्सटाइल पैक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सीमेंट अच्छी खरीदारी दिखी है आपको यहाँ पर। सीएट ये एक स्टॉक है। टायर स्टॉक्स, पूरे के पूरे टायर स्टॉक्स में आज आपने अच्छी खरीदारी देखी है। तो कुछ मिड कैप पॉकेट्स हैं मार्केट की जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है, पर इंडेक्स लेवल पर देखिए तो निफ्टी एकदम फ्लैट है। कुछ हैवी वेट से डाउनसाइड सपोर्ट मिला है, पर बैंक्स ने एक बार फिर निराश किया है। 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद बैंक्स में आपने लगभग 200-225 अंकों की गिरावट देखी है। तो प्रोविजनल बेसिस पर देखें,
21,440 के ऊपर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देख रहे हैं। और साथ ही अगर आप निफ्टी की बात करें तो लगभग 11,220-225 के पास हो रहा है। जो 50 DMA है वहां पर थोड़ी रेजिस्टेंस मार्केट को आती हुई दिख रही है। तो अनिल जी, बैंक्स थोड़ा निराश किया है, मार्केट्स फ्लैट क्लोजिंग। बिल्कुल दीप, थोड़े सतर्कता के साथ बंद हुए हैं बाजार, न बड़ी तेजी के मूड में। ठीक है, 2 दिनों की तेजी के बाद अगर थोड़ा सा रुकते हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। तो आज बाजार बंद होने के बाद बहुत कुछ है आपके लिए खास। फाइनल क्लोजिंग आए तो उससे पहले बता दूं, बंसल जी आपको पता है कि नहीं पता है, आपके भीतर एक दिल है, इसके बारे में आपको जानकारी है बंसल जी? और क्या आज आप वर्ल्ड हार्ट डे, दिल का दिवस, क्या आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप? देखिए अनिल जी, बिल्कुल दिल है, बट मुझे तो अभी पता चला जी बिजनेस के माध्यम से कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है अनिल जी। तो अभी तो पता चला है अनिल जी, अब कोई कंप्यूटर तो है नहीं, अभी पता चला है, तो एक बार आपको सुन लूं, उसके बाद सेलिब्रेशन का प्रोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल, तो आज है वर्ल्ड हार्ट डे और इस दिन का मकसद ये है कि बंसल जी की तरह सबको दिल देना नहीं है, बल्कि दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। तो बंसल जी, ये आज दूसरे वाला दिल का है, वो आप वाला 14 फरवरी को आता है, अभी नहीं। अभी जो है वो दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक करने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है, जो मौतें होती है, वो दिल की बीमारियों की वजह से होती है। और भारत में भी हर 5वां आदमी दिल की समस्या से जूझ रहा है। दिल की बीमारियों की, दिल की समस्या से नहीं, दिल की बीमारियों से जूझ रहा है। तो दिल से जुड़ी हुई आपको हम सारी बातें बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है, और उसको चुस्त दुरुस्त रखने के मंत्र भी हम आपको देंगे। तो हमारे एक साथ खास शो में 4 मेहमान कार्यक्रम में होंगे शामिल। डॉक्टर रविंद्र राव एटर्नल हॉस्पिटल से हैं वो हमारे साथ, और डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के चेयरमैन हैं, मेदांता में हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल साहब भी होंगे फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के, और डॉक्टर सेंगोत्तू वेलू जी ये हैं अपोलो हॉस्पिटल से। तो आज शाम का शो मत मिस करिएगा, 5:56 पर। सलामत रहे दिल हमारा, ये है आज का विशेष शो। और दूसरा विशेष शो है 8:26 पर, और दिल का सुरक्षा कवच, ये भी दिल के आसपास। ये पिछले 20 सालों में दिल की बीमारी से मौत का आंकड़ा 34% बढ़ा है। ऐसे में ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से जो दिल की बीमारियां बढ़ रही है, ऐसे में आपको खास इंतज़ाम क्या करना है, न सिर्फ लाइफस्टाइल बदलें, अगर लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ सही इंश्योरेंस भी लें। तो आज मनी गुरु में हम आपको बताएंगे कि दिल का ख्याल रखने के लिए आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, और क्या दिल के लिए अलग से इंश्योरेंस लेना फ़ायदेमंद होगा। इसी पर आज होगी खास चर्चा रात 8:26 पर। जरूर देखिएगा दिल का सुरक्षा कवच। इसके अलावा कल दोपहर 12 बजे 11:56 पर हम आपके सामने लेकर आएंगे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का चाइनीज़ कनेक्शन। जी हाँ, लॉकडाउन में जिस तरह से आम हिंदुस्तानियों को डिजिटल लोन कंपनियों, मोबाइल ऐप कंपनियों से जो परेशानी हुई है, और उनके उगाही के तरीक़ों से जो परेशान हुए हैं, ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि कौन है इनके पीछे जो देश के आम नागरिकों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कल 11:56 पर हम आपके लिए रखेंगे ये विशेष शो, ऑपरेशन हफ्ता वसूली चाइनीज़ कनेक्शन। और इस बार क्योंकि शुक्रवार को बाजार बंद है, गुरुवार को होगी मस्ती की पाठशाला। तो मस्ती की पाठशाला की हमारी विशेष तैयारी हो चुकी है, और टॉपिक मैं दे चुका हूं। हमारे एक्सपर्ट्स उस पर विचार विमर्श और मंथन कर रहे हैं। टॉपिक यह है, क्योंकि 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है, तो आप किस एक्सपर्ट्स के हाथ की बनी कौन सी वेजिटेरियन डिश है, ये ध्यान रखना, वेजिटेरियन साइलेंट है, पता चले कि वो आप नॉन वेजिटेरियन डिश का नाम न ले लें, जिससे कि मैं मतलब वो उस पर कमेंट न कर पाऊँ। लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी डिश है जो वो खाना चाहते हैं, चखना चाहते हैं अपने किसी दूसरे एक्सपर्ट्स के हाथ की बनी हुई। तो आपको किस एक्सपर्ट से कौन सी डिश बनवानी है और खानी है, इसकी तैयारी आप रखिए। तो ये रहेगा इस बार का हमारा टॉपिक, जिस पर हम गुरुवार को 3:30 बजे करेंगे विस्तार से बातचीत। और खाने पीने के नाम से जय के चेहरे पे देखिए थोड़ी सी मायूसी छाई हुई है। जय, क्या मायूसी क्यों है? क्या आप मस्ती की पाठशाला में है नहीं क्या इस बार? जी अनिल जी, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, और यही टॉपिक में मैं ये वाले मस्ती पाठशाला में रह नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ। बट डेफिनेटली आई एम श्योर कि मैं थ्रू मैसेज आपको काफ़ी ऐसी डिशेस बता दूंगा कि जो मुझे पसंद है। हाँ बिल्कुल अनिल जी, मैं थोड़ा पर्सनल काम की वजह से ये गुरुवार को नहीं हूँ।
ओह अच्छा, मुझे एकदम देख के लगा, मैंने कहा ये तो सबसे फेवरेट टॉपिक ही आपका है। हमारे जय जब भी होटल में जाते हैं तो आसपास की टेबल पे कौन क्या खा रहा है बराबर देखते हैं। उन्हें गणपति के सीजन में भी आम चाहिए, खाने पीने का मतलब जो रियल गुजराती होते हैं ना, जिन्हें जो मतलब जिन्हें कहते हैं जो जीने के लिए नहीं खा रहे, खाने के लिए जी रहे हैं, वो अंदर से वो वाली फीलिंग जो है ना वो जय में है और वो होनी चाहिए। जय ये अच्छी अच्छी चीज़ें ये कभी भी मतलब अपने अंदर में जिंदा रखिए, इसे जाने मत दीजिए। कोई बात नहीं, खाना पीना तो शौक है और शौक होना ही चाहिए। तो चलिए, ये है हमारी मस्ती की पाठशाला का टॉपिक इस गुरुवार का, जो आप तैयारी करके आइएगा। आप सब लोगों से हमारे एक्सपर्ट से निवेदन है कि आप अपनी तैयारी कर लें। चलिए, लेंगे आप सभी से विदा। आप सबका शुक्रिया, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब शुक्रिया, आशीष जी, जय, सुमित जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वेश जी का भी शुक्रिया, नितिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दी।